चलो स्टार्ट। हाँ बंद करो। देखिए ऐसा है, मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा लेकिन अभी थोड़ा सा आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। जो एससीओ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। संघाई कहाँ पे है? चाइना में है, क्योंकि इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? चाइना में है। तो पहला क्वेश्चन आपसे आएगा कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो आप बता दोगे कहाँ पे है? चाइना में है। दूसरा है कि इसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसमें टोटल जो कंट्री हैं आज की डेट में 9 कंट्री इन्वॉल्व है। ठीक है, अब कौन कौन सी हैं जैसे आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, तो देखिए पहला आपको याद रखना है रसिया, दूसरा चाइना तो है ही है, आपको पता ही है। चाइना के बाद तीसरा इंडिया, चौथा पाकिस्तान, फिफ्थ कजाकिस्तान, सिक्स किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान, लिख सकते हैं, लिख लीजिए, सॉरी तजाकिस्तान 8 हो गया, 7 हो गया। उज्बेकिस्तान, एंड ये 7 8 हो गया, और ये 9 ईरान। ये देखिए बस हो गया। ये आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा, तो अगर पूछेगा भी तो ये कितने देश शामिल हैं, टोटल 9 देश शामिल हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा 1996 में हुआ था। 1996 में कौन? चाइना इन्वॉल्व था और रसिया इन्वॉल्व था। चाइना पांच बोलते हैं शुरू में। को इन्वॉल्व कौन कौन थे जब 1996 में बना था? ये 1996 में बना था, ये शुरुआत हुई थी। तो इसमें था रसिया था, चाइना था, इसके बाद ये तो नहीं थे, इसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, इतने देश थे, इनको 5 बोलते हैं, 5 फेडरल नेशन बोलते हैं। चलो ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 1996 में सिर्फ 5 देश थे। 5 में मैंने जो टिक कर दिए, देखिए रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। 5 फेडरल नेशन बोला जाता है इनको। ठीक है, इसके बाद उज्बेकिस्तान शामिल हुआ 2001 में, तो ये है उज्बेकिस्तान, ये शामिल हुआ 2001 में। ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कब शामिल हुआ उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान आ गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इंडिया पाकिस्तान कब शामिल हुआ, क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे। तो अब इंडिया और पाकिस्तान किसी को आइडिया है? 2017 में। हाँ, बस यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आप बता दोगे, ये दोनों को बता दोगे 2017। वैसे डेट है 7 जुलाई, चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, आपके काम का है। पाकिस्तान और इंडिया जो शामिल हुए 2017 में शामिल हुए। और आप कहोगे पहले 8 बोला जाता है, ईरान शामिल हुआ अभी 2022 में। अभी 15 सितंबर 2022 को ईरान इस ग्रुप का मेंबर बन गया। तो ईरान क्या है अभी जो बना है, अभी आप बोलोगे 15 सितंबर 5 सितंबर 2022, ये ही इज़ द न्यू मेंबर, तो 9वां मेंबर हो गया। बस हो गया, ये आएगा। एससीओ है क्या? एससीओ सबमिट होती है। नेक्स्ट याद रखिएगा, आप क्वेश्चन एक और आएगा, नेक्स्ट चेयरमैनशिप कौन करेगा? इंडिया। यस, अभी हमारे यहाँ नेक्स्ट सितंबर को एससीओ की मीट हमारे यहाँ होने वाली है। अभी कहाँ हुई? उसका नाम क्या है? जगह का नाम है समरकंद। लिख लीजिए, बस हो गया, इतना ही तो करना है आपको। ये देखिए ये कहाँ है, तो याद रखिएगा तजाकिस्तान ये जो है इसके समरकंद, उज्बेकिस्तान के समरकंद में, उज्बेकिस्तान में समरकंद में है। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो वही सेम ऑब्जेक्टिव से, टेररिज्म को ख़त्म करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, एक मतलब जो भी अनदर जो देश विद्रोही एक्टिविटी उसको नहीं करना है, एक दूसरे को जितने भी मेंबर्स कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करना है, और जो कि कुछ नहीं होता है। उसके उसी दिन जिस दिन सबमिट हो रही थी उसी दिन चाइना जो ताज अटैक में इन्वॉल्व था बंदा, उसको सपोर्ट कर रहा था। आ जाइए, ताज अटैक में जो इन्वॉल्व था, ताज अटैक में एक हमारे यहाँ का टेररिस्ट है, जो हम उसको टेररिस्ट बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान, आ जाओ भाई बड़ा टाइम लगा है, तो पाकिस्तान का वो आदमी है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है। और वीटो पावर है ना, 5 परमानेंट मेंबर है चाइना, तो उसके बाद वीटो पावर है, तो वीटो लगा दिया। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, वहाँ पे इसका वीटो हो गया, मतलब वो अब इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं है।
तो चाइना तो ये काम करता है, हमेशा बचाता है, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान को कभी झुकने नहीं देता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा अच्छा फायदा क्या हुआ है अपने को इस मीट में? फायदा ये हुआ है यार कि जो चाइना है, चाइना से हमने बिल्कुल किसी प्रकार की कोई बात नहीं किया। अभी आपसे क्वेश्चन आएगा किसमें अभी आर्मी विड्रॉ किया है ना, उसकी आर्मी ने हमारी आर्मी में किस रीजन से किया है? उस जगह का नाम क्या है? गोगरा हार्ट स्प्रिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, गोगरा हार्ट स्प्रिंग। और डेपचोंग और चैमचोंग जो कहलाता है, ये दो एरिया है जिससे अभी वापस होना है, तो डोगरा हार्ट स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, बस हो गया, ऐसे ही करना है आपको। तो इसमें यही है। तो अभी सबसे बड़ा फायदा हुआ, तुर्की से बात हुई है अभी हमारी, जो कि तुर्की हमारा दुश्मन कंट्री है। तुर्की हमेशा अपोज करता है। 2019 में जब धारा 370 हमने हटाया है, 370 कश्मीर वाला मामला है, उसको जब हटा दिया है तो सबसे ज़्यादा अपोज उसने ही किया है पाकिस्तान के बाद। तो इससे क्या हुआ, और हमने रसिया को समझा दिया कि देखो लड़ाई एक माध्यम नहीं है, आप चाहो तो लड़ाई को कम करो। वैसे भी रसिया अब क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। जो एरिया उसने 6 महीने में जीते थे, वो एरिया यूक्रेन अभी कब्जा कर लिया है, लगभग कब्जा कर लिया है। और अब रसिया किस मूड में है? लड़ने के मूड में नहीं है। अब रसिया विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ करते करते पीछे जाएगा और लगभग सेम पोजीशन हो जाएगी। तो रसिया यूक्रेन वॉर खत्म। ताइवान वाले मामले में चाइना ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। चाइना को पता है कि अब देखो लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। इंडिया को जितना, इंडिया देखो चाइना किस पोजीशन में चलता है, चाइना बोलता है दिल्ली वाली पोजीशन। दिल्ली में देखो लड़ाई होती है, कभी हाथ मारपीट नहीं होती, मुंह से चाहे जो करवा लो। मैं तो कई बार देखा कि आधा घंटे देखा कि अब मारपीट अब होगी, यहां नहीं होती। दिल्ली में एक अच्छी बात है, मुंह से लड़ लेंगे जितना लड़ना, 2 घंटे लड़ लेंगे, हाथ पैर नहीं चलाते। ये बहुत क्लेवर लोगों की इंसानी है। ऐसे चाइना भी क्या करता है, चाइना धमकाता है। अगर तुम डर गए तो ठीक है, और नहीं डरे तो फिर कोई बात नहीं। जैसे इंडिया के साथ यही हुआ, बहुत कोशिश किया, इंडिया डरेगा डरेगा, डर ही नहीं रहा है, तो बोला यार छोड़ो यार, अब तुम ना डरो, हम भी नहीं डरते, दोनों अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। बताइए, इतना करने के बाद वो बैक हो रहा है, दैट मीन्स अच्छा उसका क्या है, उसके साथ मजबूरी है, एक्सपोर्ट इकोनॉमी है उसकी। भाई साहब उसका एक्सपोर्ट, इंडिया में एंटी चाइना मूवमेंट चलने लगे, चाइना के अगेंस्ट लोग क्या करने लगे, जाने लगे, तो आखिर दिक्कत तो होगी ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ना, ठीक है। मैं अभी क्लासेस लूंगा IR की, टेंशन मत लो, उसमें मैं सब पढ़ा दूंगा जो भी होगा, अगर मैं लेता हूं तो, ठीक है। तो SCO को आपको ध्यान रखना है। 1996 में इसकी शुरुआत हुई, शुरुआती 5 मेंबर थे। क्वेश्चन पूछता है शुरू में कितने मेंबर थे, आप बताओगे 5। उसके बाद 2001 में कौन जुड़ा, उज्बेकिस्तान। उसके बाद फिर आगे पूछेगा आपसे कि आगे के बाद इंडिया कब जुड़ा, तो 2017, ठीक है। फिर पूछेगा लास्ट मेंबर कौन है अभी, ईरान। तो ऑब्जर्वेटरी, अभी क्या होते हैं, कई मेंबर ऑब्जर्वेटरी मेंबर होते हैं, जो ऑब्जर्वेटरी रखते हैं लेकिन वो रियल मेंबर होते नहीं हैं। तो आप लोगों को ये सब जानना होगा। जैसे नेक्स्ट इस साल हमने अभी दिसंबर में G20 सबमिट करने वाले हैं, G20। तो G20 में सारे हैं, इवन पाकिस्तान भी आएगा, ये भी आएगा, सारे लोग आएंगे। जैसे अभी इसी सबमिट में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान को अगले साल आना है। तो अभी से उसका मंत्री चिल्लाने लगा कि हम सोचेंगे जाए ना जाए। अरे बेटे तुमको बुला कौन रहा है, हम तो बुला भी नहीं रहे हैं तुम्हें। तुम तो 500 रुपये किलो टमाटर जो है, अब सोचो इतने नॉनसेंस लोग हैं कि टमाटर ईरान से आया, मतलब मदद के लिए ईरान ने बोला यार 500 रुपये किलो टमाटर आप खरीद रहे हो, इंडिया में तो 50 रुपये। अभी कल ही मैंने लिया तो मुझे 50 में आश्चर्य हुआ कि इतना सस्ता क्यों दे रहा है यार। अभी 70, हमारे यहाँ भी 100 रुपये तो कम से कम होना चाहिए ना, 500 रुपये किलो इस समय वहाँ। ईरान ने मदद के लिए टमाटर भेजा। पता क्या किया पाकिस्तानियों ने, बोला कि ये सिया टमाटर हैं, वहाँ सुन्नी सिया चलता है ना, तो सिया, ईरान में सिया रहते हैं। उसने बोला सिया टमाटर इसलिए हम यूज नहीं करेंगे। मतलब इंडिया से जाएगी भिंडी तो बोलेंगे हिंदू भिंडी है, ये तो हिंदू भिंडी को हम नहीं खाएंगे। यार ये सब नॉनसेंस है यार, खाने पे भी कौन सा होता है। मान लो कोई मदद भी कर रहा है, आपकी टमाटर दे रहा, आप फेंक दे रहे हो, कैरेट के कैरेट सोचो, मतलब सड़ रहे हैं वहाँ पे लोग, किसानों को नहीं दे। बेचारा गरीब मरता कौन है, गरीब मरता है, अमीर आदमी तो खरीद लेगा। आज हम ही लोग हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, 50 हो 100, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता टमाटर क्या रेट है, क्योंकि हम इतना कमाते हैं। लेकिन जो आदमी लिमिट में कमाता, अपनी फैमिली को चलाता है, उसको फ़र्क पड़ता है। तो ये सब समझिएगा। जैसे अभी G20 मीट होगी, फिर G7 कंट्री भी आएंगी। G7 में कौन कौन से देश है, इंडिया नहीं है, याद रखना। G7 नेशंस बताओ कौन कौन से हैं। अब बात ही चली तो मैं पूछ ही लूँ तुम लोग से। तो G7 वगैरह याद रखना। अरे चाइना वाइना नहीं है भाई G7 में। देखो G7 में याद रखना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है ये कि G7 में 7 देश हैं, उसमें रसिया पहले था, रसिया को 2014 में हटा दिया गया, ठीक। तो G7 में देश कौन कहलाएंगे, पहले तो फेमस कंट्री के नाम लिख लो। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया,
नहीं लिख सकते हैं चाहे तो आप लोग, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये तो 4 हो गए। 4 के बाद 2 और नाम लिख लो, कनाडा और यूएसए, अगल बगल हैं, तो आप लिख लो ये कनाडा, कनाडा, यूएसए। अब एक नाम लिख लो हमारे जापान का, बस हो गया। दिस इज कॉल्ड G7 नेशंस। ऐसे ऐसे याद किया जाता है। जैसे देखो ये जो है मैंने लिखा, आप देखो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये तो यूरोप के सबसे फेमस देश हैं। इनको मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत भी है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तो लगातार हैं, जो कि रिच कंट्री कहलाती है, और इटली को ऐड कर लो तो चौथा हो, 4 हो गए। अब यूएसए, कनाडा अगल बगल हैं, 6 हो गए, और जापान 7वां हो गया। अब पूछेगा रसिया, तो रसिया बोलोगे 2014 में उसको एग्जिट कर दिया गया। क्यों किया गया? ड्यू टू द रीजन ऑफ, क्यों हटाया गया उसको? ड्यू टू रीजन ऑफ क्रीमिया। क्रीमिया कहाँ है? यूक्रेन में है। यूक्रेन जो वॉर चल रहा ना, उसमें बहुत बड़ा रोल क्रीमिया का भी है। क्रीमिया एक्चुअली यूक्रेन का एरिया हुआ करता था जहां नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। रसिया ने क्या किया था, 2014 में उसको अटैक करके कब्जा कर लिया पूरा क्रीमिया और कर्च एरिया, और उसके बाद अगला अभी लोहांस्क एरिया है उसको कर लिया। तो ये सब गलत चीज़ें जो रसिया ने किया है। रसिया और चाइना में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। बस इतना अंतर है कि रसिया हमारा पड़ोसी नहीं है, चाइना हमारा पड़ोसी है। अब रसिया से क्या, हमारे रिलेशन हमेशा अच्छे रहे। 1952 से लेकर आज तक हमारे रिलेशन अच्छे थे, क्योंकि उसने हमेशा हमारी मदद की है। आपको पता है पहली बार जब हमने 1952 से रिलेशन शुरू हुए, तो उसने पूरा वीटो का 6 बार वीटो किया है हमारे लिए। जैसे चाइना करता है पाकिस्तान के लिए, ऐसे रसिया ने किया है इंडिया के लिए। अमेरिका ने कभी नहीं किया। इसीलिए आज हम रसिया को अपना दोस्त, सबसे अच्छा पक्का दोस्त मानते हैं। और 71 में तो हमें बचा लिया। मैंने बताया कई बार पढ़ाया, 71 में जब अमेरिकन फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस अपने जब जहाज लेके हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे थे, उस समय इस आदमी ने, जैसे फिल्मों में नहीं होता कि जब जैसे बे ऑफ बंगाल में घुसा, उसका एंटरप्राइजेस नाम था उसके जहाज का, 40,000 टन इसमें यूरेनियम था, मारता तो पूरा इंडिया साफ हो जाता। और सोचो उस समय जैसे ही हमने बताया, उसको पता चला कि वहाँ से उसकी चल चुकी है जहाज, इसने नीचे नीचे सबमरीन्स अपनी 7 सबमरीन थी। सोचो जैसे बे ऑफ बंगाल में बीच में खड़ा हो गया, बोला पहले हमसे तो जूझ लो, बाद में इधर देखना। और हम गरीब विक्रांत लेके खड़े थे, तो विक्रांत क्या करता बेचारा हमारा, 20,000 टन का था वो। तो विक्रांत 1971 के वॉर में विक्रांत ने रोल प्ले किया था, बाद में रिटायर हो गया। देन अगेन फिर अभी 22 अभी आ गया जुलाई में, उसको फिर से कर दिया गया। और विक्रांत 45,000 टन का यूरेनियम लेके चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो चीज़ें याद रखिए। यही IR है, यही SSB में आपके काम आएगा। ठीक है, तो IR पढ़ाएंगे। अब पता चला वीडियो में देख रहे हो तो बोले कि सर IR आज चालू कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पॉलिटी पढ़ाने आया हूँ, आज पॉलिटी पढ़ाऊंगा। IR क्लास होगी, अच्छी क्लास होगी। कभी हो सकता कोई और भी पढ़ाए या हम पढ़ाएं, होगी, अब कभी होगी, देखो लगाएंगे। बात समझ में आ गई? तो मैंने आज तुमको G7 बता दिया, SCO बता दिया, 2 काम तो तुम्हारे कर दिया। एक और सुन लो, बस मेरी इच्छा है, तुम लोग अभी तक बात की हो, I2U2 समझते हो क्या होता है ये? इसको वेस्टर्न क्वाड बोलते हैं। जैसे क्वाड का नाम सुना ही है तुमने। क्वाड में क्या है, जो क्वाड किसके लिए है? चाइना के अगेंस्ट है। चाइना के जो अगेंस्ट एक्सटेंसिव पॉलिसी है, चाइना क्या करता है, कब्जा करता है लोगों के ऊपर। चाइना सबको डराता है, जैसे इंडिया को भी डरा ही रहा था। तो ये इसको रोकने के लिए 4 देशों ने मिलकर क्वाड बनाया। तो 4 देश कौन कौन शामिल है? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और अमेरिका है। शुरू में इंडिया और अमेरिका थे 2007 में, 2010 में जापान शामिल हुआ और 2020 में ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ। तो इसको क्या बोलते हो आप लोग? इसको बोलते हो आप लोग क्वाड। दिस इज द क्वाड। क्वाड में है जापान, लिख देता हूं, लिखना चाहो लिख सकते हो, USA, इंडिया और आपका ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश का मतलब होता है क्वाड। अब क्वाड समझना है। अब क्वाड, ये तो क्वाड हो गया चाइना के अगेंस्ट। चाइना जो अपनी एक्सपेंसिव पॉलिसी कर रहा है उसको रोकने के लिए हमने क्वाड बना दिया। लेकिन चाइना की जो इकोनॉमिकली एक्सपेंसिव पॉलिसी है, क्या करता है वो? जब कभी इंडिया से लड़ाई होती है, इंडिया की जो सप्लाई चेन है उसको रोक देता है। इंडिया जो तुमने टी-शर्ट पहन रखी ना जितने लोग ने, सबका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? चाइना से। और वी आर द सेकेंडरी एक्सपोर्टर। हम लोग क्या करते हैं, सामान मंगाते हैं, बनाते हैं, अब बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, दूसरे देशों में सेल करते हैं। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्सपोर्टर। बातें नहीं करो, सुन लो मेरी बात। सेकेंडरी एक्सपोर्टर बोलते हैं। अब सेकेंडरी एक्सपोर्टर जो होता है बंदा, तो हम तो डिपेंड किस पे हैं? चाइना पे, क्योंकि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है भाई। और इतना महंगा रॉ मटेरियल इंडिया में है कि चाइना से मंगाते सस्ता पड़ता है, इंडिया से लेते तो महंगा पड़ता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चाइना से मंगाते हैं। अब चाइना पे हम लोग डिपेंड है। हम लोग चाह कर भी चाइना को बाइकआउट नहीं कर सकते। आज अगर सोचें कि चाइना को बाइकआउट कर ले तो हम भूखे मर जाएंगे।
इसलिए चाइना से देखो इतनी लड़ाइयाँ हुई, $100 बिलियन का अभी भी इंपोर्ट होता है, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, क्योंकि हम उस पर डिपेंड। अब वो करता क्या है, मौके का फ़ायदा उठाता है। जहाँ लड़ाई हुई सप्लाई चेन रोक देगा, जहाँ सप्लाई चेन रोका हमारी इंडस्ट्री अफेक्ट हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चीज़ को प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए हमने अभी जो 2022 का हमारा क्वाड एग्रीमेंट हुआ था, इसमें एक चीज़ निकल के आई, इसको बोलते हैं IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। मतलब देखिए पहले तो क्वाड बना, ये क्वाड कब बना देखिए, याद रखिएगा 2007 में। देन इसके बाद 2010 में कौन शामिल हुआ, जापान। फिर 2020 में कौन शामिल हुआ, अरे यार 2 मिनट रुक जाइए, इसको काट दो। 2020 में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ये इसको कहते हैं क्वाड। क्वाड के बाद अभी 2022 में हमने क्वाड के अंदर ही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात की, उसको बोलते हैं IPEF बोलते हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये किसके लिए है, ये हमने बनाया, इसमें $50 मिलियन का हमने एक फंड बनाया कि अगर मान लो जो शामिल देश हैं, टोटल कितने शामिल है, 14 देश, 14 देश कहाँ शामिल है इसमें, जो भी गरीब कंट्री है, अब चाइना से पैसा नहीं लेगी, मतलब डेट ट्रैप से बचाने के लिए चाइना करता क्या है, पैसा देता है, पैसा देने के बाद उसकी ज़मीन कब्जा कर लेता है। उसको बचाने के लिए जो क्वाड में IPEF हमने बनाया, उसमें क्या करेंगे, $50 मिलियन का हमने एक फंड बना दिया। अब उसमें जो गरीब कंट्री हैं, जो भी 14 में से, उनको अगर पैसा चाहिए तो वो उससे बोरो कर सकते हैं, चाइना से ना लेके इससे ले लेंगे। इससे क्या होगा, डेट ट्रैप से बच जाएंगे। और दूसरा सप्लाई चेन में क्या होगा, जैसे इंडिया को प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है सप्लाई चेन को लेकर, तो जो आसियान, इसमें आसियान ग्रुप शामिल है ना, तो वो आसियान ग्रुप क्या करेंगे, इंडिया की मदद करेंगे। मतलब चाइना के अगेंस्ट हमने आर्म फोर्सेस भी तैयार कर दिया और चाइना के अगेंस्ट हमने इकोनॉमिक फोर्सेस भी तैयार कर दिया। तो ये कहलाता है रियल क्वाड, इसको बोलते हैं, ठीक। IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, किसी को लिखना लिख सकता है, 2022 में इसको लॉन्च किया गया। 2 मिनट में बता ही देता हूँ, तुम लोग ने मुझे फंसा दिया, मैं क्या पढ़ाने आया था। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये कब बना, 2022 में। इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल क्वाड। ये देखो, दिस इज द कॉल इकोनॉमिकल क्वाड, ये इकोनॉमिकल क्वाड है, ठीक है। इसमें टोटल इन्वॉल्व कंट्री कितनी है, इसमें इन्वॉल्व कंट्री टोटल जो है 14 कंट्रीज हैं, 14। इसमें 14 में से जैसे USA है, जापान है, ये तो रहेंगे ही, इंडिया है, इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया, और फिर इसमें और भी कंट्रीज हैं, इन्वॉल्विंग कंट्री हैं, तो इनको मैं लिखा दूंगा। इसमें टोटल 14 कंट्री हैं, जब मैं IR पढ़ाऊंगा आगे भी लिखा दूंगा। आसियान ग्रुप में, आसियान में 3 कंट्रियों को छोड़ दो, 4 को, इसमें म्यांमार नहीं है, कंबोडिया नहीं है, एक कंट्री लाओस नहीं है, उसके अलावा सारी आसियान ग्रुप। तो यहाँ लिख सकते हो आसियान, मैं लिखा दूंगा इसके मेंबर्स वगैरह सब आपको। आसियान ग्रुप 8 कंट्री। तो देखिए टोटल हो गए 14, ये बताया गया। इसमें 2 चीजें की गई हैं, $50 मिलियन का एक फंड बनाया गया है जिससे कि पैसा चाइना से कोई ना ले, इनसे ही ले ले, और दूसरा सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए जो भी आसियान ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इंडिया को भी करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा 2 क्वेश्चन बन गए तुम्हारे, पहला क्वाड, दूसरा इकोनॉमिकल क्वाड, जो कि 2022 में बना। अब इसी में एक और क्वाड बना, वेस्टर्न क्वाड बोलते हैं इसको। बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं अपने काम में आ जाऊंगा। अब सुन लो वेस्टर्न क्वाड क्या होता है। वेस्टर्न क्वाड, देखो वेस्टर्न क्वाड में शामिल है, इसको क्या बोलते हैं, I2U2 बोलते हैं, बस ये समझ लो, I2U2। इसमें कौन कौन है, इंडिया है, इजराइल है, USA और UAE। ये देखिए, इसको वेस्टर्न इसलिए बोलते हैं कि इसमें UAE शामिल है, इजराइल शामिल है, इसको I2U2 भी बोला जाता है। और इससे हमारा फायदा क्या होगा, आज आप लिख लीजिए, पहले बताता हूं फिर। अब मुझे छेड़ा मत करो तुम लोग, देखो मैं इसलिए अब झेलो मुझे, अब तुम मजा आ रहा है। अरे यार मुझे लगा आधे तो बोर हो गए होंगे। हाँ ठीक है, चलिए मैं बता। तो I2U2, अब सुनिए, इसको बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, ये क्वेश्चन 100% अगली बार आप लोग में आएगा।
I2U2 में ये होता है कि जैसे अभी तक क्या था, आपने देखा कि हमारे यहाँ फूड क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में हो गई। मतलब अकेला रसिया ने पूरे वर्ल्ड को भूखा मारा, इंडिया अकेले कितना करेगा बेचारा। इंडिया ने सोचो अपने यहाँ इस बार हमारे गेहूं की कमी हो गई है। हम लोग 400 मिलियन टन लिया करते थे, खरीद करते थे, इस बार हमने 180 मिलियन टन खरीद किया। अब सोचो 210 मिलियन टन कम किया। अब क्या होगा, इसकी वजह से हमारे यहाँ हालत खराब है हमारी। आज सोचो पीडीएस सिस्टम जो होता है उसमें गेहूं जो दिया करते हैं, अब चावल दे रहे हैं, गेहूं है ही नहीं हमारे पास। आटे की कीमत 40-50 रुपए पहुंच गई है, अभी हो सकता है मार्च तक आप 60 रुपए किलो भी आटा खरीदो। सोचो हमने दुनिया को मार दिया, खुद भूखे मरने की नौबत आ गई है। क्यों ऐसा हुआ है कि हम इस बार क्या किए, एमएसपी पे खरीद नहीं पाए। आपको पता है एमएसपी सरकार जो है सोसाइटी में एमएसपी के माध्यम से लेती है। एमएसपी का रेट 2075 था पर क्विंटल, और बाहर मार्केट में 2300 रुपये लोग खरीद रहे थे। तो कोई पागल आदमी है घर से 2300 रुपये ले जा रहा है तो 2300 देगा ना। तो हमने सब प्राइवेट मार्केट को दे दिया, प्राइवेट ने डायरेक्ट बेच दिया विदेशों को। इंडिया को पता भी नहीं है। इंडिया को पता तब चला जब देखे कि यार हम तो खरीद ही नहीं पा रहे हैं गेहूं का। अब एक खरीद का एक टाइम होता है ना, तो इंडिया ने फिर बैन कर दिया, रोक दिया कि भाई रुक जाओ यार, ऐसे में तो हम भूखे मरेंगे। हमने सब बेच दिया, उसके बाद हम खरीद रहे हैं दूसरे देशों से, कम से कम ये तो ना हो। तो रोक दिया तो थोड़ा कंट्रोल में आ गई हमारी इकानमी। नहीं तो वही होता 2004 में हमने क्या किया था, सब बांट दिए थे, बाद में हम खुद ही खरीद रहे थे गेहूँ बाहर से। जैसे प्याज में एक बार हुआ था 100 रुपये किलो हो गई थी, हमने प्याज खूब सेल किया, एक्सपोर्ट किया कर दिया, बाद में हम खुद ही 80 रुपये किलो ईरान से प्याज खरीद रहे हैं। तो इंडिया में तो ये भी होता है। तो गवर्नमेंट थोड़ा समझ गई टाइम से, तो अभी ये हालत हमारी नहीं है कि हम लोग अभी बुरे हाल में हो। मतलब हमारी हालत ठीक है, पाकिस्तान जैसी नहीं है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो अब क्या किया, अब ऐसा भविष्य में ना हो कि रसिया जैसा देश पूरे देश को भूखा मार दे। क्या किया था उसने, आपको पता है रसिया यूक्रेन जो है बॉल ऑफ द बीट बोला जाता है। मतलब दुनिया में 30% उत्पादन जो होता है कहाँ होता है, रसिया और यूक्रेन में होता है। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन यही लोग करते हैं, पूरे वर्ल्ड को भेजते हैं। इंडिया भी देता है, 69 कंट्री को इंडिया देता है, लेकिन इंडिया में इतना उत्पादन नहीं होता है। इंडिया 10वें नंबर में आता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन अर्जेंटीना में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, रसिया और यूक्रेन करता है। अब सोचो जहाज लदे हुए हैं यूक्रेन के, रसिया उनको जाने नहीं दे रहा है। क्योंकि आपको सी आप अजो पढ़ा होगा, आपने ब्लैक सी पढ़ा होगा, अभी पढ़ाऊंगा मैं जब यूक्रेन रसिया पढ़ाऊंगा। तो सी आप अजो व ब्लैक सी जो है, यहाँ पे कब्जा किसका था, रसिया ने कब्जा कर लिया। अब उसके जहाज़ों को जाने नहीं दे रहा है। तो जब जहाज जाएंगे नहीं तो गेहूं जाएगा कैसे। और रसिया की पॉलिसी थी कि हमारे ऊपर बेटा बैन लगाए हो ना, हम पूरी दुनिया को भूखा मार डालेंगे, और सच में यही किया है उसने। अब इंडिया के ऊपर अमेरिका गुस्सा आ रहा है कि इंडिया गेहूं दे, क्या चाहे तो सब दे दे तुमको, हम बैठे भूखे। भाई हमने अपनी 4 गुना हमसे ज़्यादा दिया। हर बार 20 मिलियन टन दिया करते थे हम लोग, इस बार 80 मिलियन टन हमने दिया है। अब तो इससे ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे। अब क्या हुआ कि अमेरिका को लगा, इन देशों को लगा कि यार रसिया तो यही नाटक करेगा हर साल, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अब एक संगठन बना दिया I2U2। इसमें 2 चीज़ें होंगी। पहला होगा फूड पार्क बनाए जाएंगे, इसमें 2 चीज़ों के लिए बनाया ये किया गया है। फर्स्ट इज द फूड पार्क, और सेकेंड फॉर द पर्पज ऑफ द एनर्जी। एनर्जी का मतलब होगा दिस इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए अब क्या है, अब समझिए फूड पार्क में क्यों बात कर रहा हूं कि दुनिया की भूख अगर कोई शांत कर सकता है वो है इंडिया। आज इंडिया अपने दम पे, जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उसको, तब हम सोचो 69 कंट्री को गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हमको अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए, और अभी तो हमारे यहाँ क्या होता है, आपने देखा होगा, आप लोग किसान के लड़के हो, पानी देना है, बोर चालू कर दो, 10 का मोटर 5 का मोटर चल रहा है, अपना भी सींचा दूसरे का भी सींच डाला। अभी हम कोई वैज्ञानिक खेती नहीं कर रहे हैं, हमको जमीन में पता नहीं कि उसको खिलाना क्या है। जैसे अभी हमारा बॉडी है कि विटामिन ए कम है, बी कम है, सी डी जो भी कम होता है हम उसको पूरा करते हैं। हमको ये नहीं पता कि हमारी जमीन को चाहिए क्या, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कोई वैज्ञानिक खेती, खाद जितना मन करे खाद डाल दो, बस कोई इसका पेस्टिसाइड जो मन करे डाल दो, मतलब कोई टेक्नोलॉजी उस टाइप की नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर हमें टेक्नोलॉजी मिले, पैसा मिले, तो हम हो सकता है आज 69 कंट्री के बजाय 150 कंट्रियों को हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज जितना हम उत्पादन करते हैं उसका 5 गुना 10 गुना हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो देखो अमेरिका दिमाग बहुत तेज आदमी है, अमेरिका और इजराइल ये दोनों ने क्या किया, अपना बनाया कि इसके थ्रू। देखो इजराइल के पास दुनिया में अगर एग्रीकल्चर अगर कहीं का सबसे अच्छा है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडो इजराइल, दुनिया में सबसे अच्छा एग्रीकल्चर अगर कहीं पे है वो है इजराइल। सोचिए ऐसी जगह पे जहां पानी नहीं है, सोचिए जहां पे स्लाइन वाटर है, जहां पे डेजर्ट लैंड है। इजराइल है कहाँ, फलस्तीन के बगल में तो है। आप ऐसी जगह जहां पे कुछ नहीं है, सोचो इजराइल बस गया, 1948 में बिकम ए न्यू कंट्री, ज्यूज की कंट्री है,
और वहाँ सोचो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाने की थी। आज सोचो इतना प्रोडक्शन करते हैं वो लोग कितनी कम जगह में। अब सोचो आप, विश्वास नहीं, 2 किलो का आलू देखा है जोधपुर जैसी जगह में, 2 किलो का आलू इजराइल ने पैदा किया हमारे लिए। मतलब अमेजिंग यार। रूफ टॉप जो खेती देखते हो किसने किया है? इजराइल ने। जितना वाटर कंजर्वेशन आप देखते हो, स्प्रिंकलर देखा होगा, डिप इरिगेशन देखा होगा, जितना भी देखते हो ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? इजराइल से। इजराइल ने अभी 1500 मशीनें हमको दी है। आज पूरे चेन्नई की प्यास बुझा रहा है इजराइल ने क्या किया है अभी, आज से 5 साल पहले उसके वो आए थे और उन्होंने 1500 मशीनें इंडिया को दी। अब क्या होता है, स्लाइन वाटर को हम स्वीट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। स्लाइन वाटर को सोचो, वहाँ पे 2000 फुट में भी अगर पानी खोदोगे ना चेन्नई में, पानी नहीं निकलता वहाँ पे। तो सोचो स्लाइन वाटर है वहाँ पे, मशीन जो है वो मशीन दिया कि इससे क्या होगा, स्वीट वाटर बन जाएगा। ऐसे अहमदाबाद में दिया और जगह दे रहा है। सोचो इतनी टेक्नोलॉजी उसके पास है। उसके जो मोसाद जो एजेंसी है ना, आर्म फोर्सेज, सोचो अगर तुम अपनी यूरिनल कर दो, यूरिनल को साफ करके तुमको प्योर वाटर तुमको दे देगा। आर्म फोर्सेज के बाद एक पैक होता है, उसमें यूरिन करो, उसके बाद वो स्वीट वाटर बना देगा। सोचिए ये सब सिस्टम है। तो इजराइल बहुत एडवांस है एग्रीकल्चर में, हस्बेंड्री मतलब जो जानवरों का दूध का बढ़ाने के लिए, हार्टिकल्चर में, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत स्ट्रांग है। और तो है ही मोसाद, आप सिक्योरिटी आपने सुना होगा, साइबर वॉरफेयर में है, स्पेस में है, डिफेंस में है, किसमें नहीं है बताओ? आज दुनिया में सबसे ज़्यादा हम रसिया से लेते हैं, रसिया के बाद इजराइल से लेते हैं, इजराइल के बाद यूएसए से लेते हैं आर्म्स। तो देखिए क्या हुआ, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास पैसा है। तो इजराइल और अमेरिका ने क्या किया, ये फूड पार्क, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इजराइल प्लस यूएसए। ये दोनों, इजराइल क्या करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी देगा, और यूएसए क्या देगा, पैसा देगा। और इंडिया में दो राज्यों को चुना गया है, मध्य प्रदेश और बिहार। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है कि वो स्टेट सेकंड लार्जेस्ट स्टेट, आपको पता ही है। राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या बहुत कम है, 7 करोड़ सोचो जनसंख्या इतने बड़े एरिया में। तो मतलब जमीनें इसके पास बहुत हैं, नदियाँ 7-7, 8-8 नदियाँ हैं उसके पास। उसका क्लाइमेट ऐसा है कि बीचों बीच होने की वजह से वो डेजर्ट नहीं है, बहुत पानी गिरता है, और बहुत ज़मीन बहुत अच्छी है उसके पास। अगर उसको मदद किया जाए मध्य प्रदेश को, तो गजब प्रोडक्शन करेगा। गेहूं में, आज गेहूं के मामले में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना गेहूं का प्रोडक्शन, दुनिया का सबसे अच्छा गेहूं जो आशीर्वाद आटा आप खाते हो, सरबती गेहूं बोला जाता है, वो दुनिया में कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में ही होता है। वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है जो यूएसए वगैरह सब जगह जाता है। तो इतना अच्छी जगह है, उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। आई एम फ्रॉम एमपी, मैं उसी बेल्ट से बिलोंग करता हूँ जहाँ गेहूँ पैदा होता है। लेकिन हम देखते हैं हमारे पास 100 एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़ के मालिक हैं। सोचो लोगों के पास ज़मीनें इतनी देख नहीं पाते, हम तो देखते हैं हमारी ज़मीन है। लेकिन सोचिए उसके बावजूद हम उतना ही प्रोडक्शन करते हैं जितने में हमारा काम चल जाए। क्यों? हम साइंटिफिक नहीं हैं, हमें मदद नहीं हो रही है ना, हमारे यहाँ पानी भी खूब गिरता है, हमारे यहाँ ज़मीन भी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। तो इसलिए एमपी को चुना गया पहला। दूसरा बिहार, सुन लीजिए, बिहार है। बिहार की ज़मीन ऐसी है, गंगनेटिक प्लेन है, गंगा का मैदान है, गजब वहाँ फर्टाइल लैंड है, इतना प्रोडक्शन होता है कि आप चाहे फेंक दोगे ना ऐसे तब भी वहाँ जमाएगा। तो ऐसी ज़मीन का उपयोग कीजिए ना दुनिया की खाद्य समस्या को पूरा करने के लिए। तो अब क्या हुआ, मध्य प्रदेश और बिहार को चूज किया गया। किसमें किया गया? एमपी, लिख लीजिए, एमपी प्लस बिहार फॉर द फूड पार्क। ठीक। दूसरा है एनर्जी के लिए। एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा के लिए। सौर ऊर्जा गुजरात में चालू की जा रही है, और भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट, अभी तक का सबसे बड़ा प्लांट वहाँ जनरेट कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी वहाँ होगी, सौर ऊर्जा। तो वो कहाँ किया जा रहा है, और उसमें कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएई और आपका अमेरिका। इसमें यूएई का रोल है, यूएई पैसे देगा, अमेरिका टेक्नोलॉजी देगा। तो दुनिया में महंगी सोलर एनर्जी महंगी क्यों है? क्या हुआ है? अच्छा चार्ज ले लो। दुनिया में कौन सबसे ज़्यादा सोलर पैनल बनाता है? चाइना। तो चाइना क्या करता है? बहुत महंगे दामों में बेचता है। तो अमेरिका जब सपोर्ट करेगा तो हम सोलर पैनल ही बनाएंगे, ये करेंगे। ये है I2U2। तो I2U2 में कुछ नहीं है, 2 ही चीज़ें हैं, फूड पार्क और एनर्जी है। तो इसके लिए करते हैं। ठीक है, देखिए अभी आप लोग घबराओ मत, ऐसा नहीं है कि मैं आज जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो कुछ हो जाएगा। हम लोग जब रेगुलर क्लासेस होंगी ना, उसमें आपको हम सब बता देंगे। अभी आपको मैं इतना करंट भी बता दिया एक तरह से, और IR भी बता दिया। हाँ, उसमें यूएई और अमेरिका कर रहा है, और जो फूड पार्क है इसमें इजराइल और अमेरिका कर रहा है। हाँ, अमेरिका इजराइल। इंडिया के पास देखो ऐसा है, इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास ज़मीन है फूड पार्क और एनर्जी के लिए। और दुनिया की भूख अगर कोई मिटा सकता है, सिर्फ इंडिया मिटा सकता है।
आज इंडिया के पास जमीन है, इंडिया के पास रिसोर्सेज है, सबसे बड़ा बात क्लाइमेट है। इंडिया जैसा क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है? सिर्फ इटली में पाया जाता है, वो भी इटली में कम है। लेकिन इंडिया में क्या चारों मौसम है ना, ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ है। वो अलग बात है, हम लोगों ने गर्मी बढ़ा दी है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो थोड़ा याद रखिएगा। देखिए I2U2 इसको वेस्टर्न क्वाड बोलते हैं, ये क्वेश्चन अभी नया एकदम है। उसके बाद मैंने आपको जो ये बताया था IPF, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं IP, किसमें टोटल इसमें 8 आसियान कंट्री और 6 ये हो गई हैं। मैं आपको लिखा दूंगा 8 जो कंट्रियां हैं। 8 के नाम लिखने हैं क्या? देखो 6 मैंने लिखवाए हैं, 8 मैंने अभी नहीं लिखवाए, तो लिखना है क्या किसी को? मैं एक काम करूंगा, अभी मैं क्लास नेक्स्ट कभी लूंगा तो मैं पूरा लिखा दूंगा। अभी घबराइए नहीं आप लोग क्लास होती रहेगी। आज तो मैं इसलिए कुछ करने आया हूं तो मैं कर लूँ, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग, ये करना है। इसके बाद फिर चलो अब पॉलिटिक्स करने की यही करते रहे, बोर नहीं होगी बेटा, उसकी जरूरत है। चलिए अच्छा, चलिए अब मैं आप लोग बोल रहे हो तो मैं आज ये भी करा देता हूँ। चलो देखिए अब आपको आगे क्या करना है। जैसे ये तो आपने पढ़ लिया, I2U2 हो गया, ये सब हो गया। अब आप लोग जैसे आ जाओ कि आप लोग को देखना है जैसे यूक्रेन और रसिया वाला मामला, थोड़ा समझ लीजिए कोई नया लेवी लेटेस्ट ही है। तो यूक्रेन रसिया का जो मामला है ये देखिए, तो ये तो हमारे 2 चीजें हो गई, आपने इतनी चीज समझ ली। अब जो हमारा आगे जो बढ़ रहा है, जैसे मैं अभी आपको IPF बताया, तो IPF के पहले क्या था? जो IPF था, आखिर IPF तो अभी बना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें इंडिया शामिल है, चाइना शामिल नहीं है। लेकिन अमेरिका बहुत बदमाश कंट्री, अमेरिका ने इसके पहले एक TPP बनाया था। इसको क्या बोलते हैं? TPP, ठीक है। TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इसको बोलते थे। इसके बारे में समझ लो क्योंकि ऐसे भी पूछता, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये देखिए ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसको क्या बोलते हैं? TPP बोलते हैं। ये क्यों बनाया गया था? अगेंस्ट टू इंडिया। जैसे आज चाइना उसका दुश्मन है अमेरिका का, एक जमाने में इंडिया भी उसका दुश्मन हुआ करता था, पता है आपको? 91 के पहले तक हम लोग कोई दोस्त नहीं थे अमेरिका के। अमेरिका ने जो कर सकता था अमेरिका बर्बाद करने के लिए सब कुछ किया। आज अगर POK हमारे पास नहीं है, किनकी वजह से नहीं है महाराज? अमेरिका की वजह से नहीं है। आज अगर अक्साई चीन हमारा गया, उसमें भी किसका रोल है? अमेरिका का रोल है। क्योंकि अमेरिका का हम लोग क्या थे? अगेंस्ट टू अमेरिका थे। तो अमेरिका हमें ऐसी कोई भी छोड़ता नहीं था, हमें हर मामले में परेशान करता था। TPP का जो मेंबर था कौन था उस समय? चाइना था, और तो थे ही, मान लो चाइना था, इंडिया नहीं था। अब इसने क्या किया? अब सिचुएशन बदल गई। 94 के बाद चाइना इसको आंख दिखाने लगा, अमेरिका को आंख दिखाने लगा कि हम देखो हम भी सुपर पावर हैं और आज तुम्हारी जगह हम सुपर पावर बन सकते हैं। तो चाइना ने, अब चाइना की पॉलिसी बदल गई। इंडिया को रियलाइज हुआ कि इसको बनाया किसने? मैंने तो बनाया भाई साहब। चाइना और इंडिया में कोई अंतर नहीं था। चाइना की और बुरी हालत थी, गरीब नेशन कहलाता था। इंडिया के पास फिर भी बहुत सारी चीजें थी, हमारे पास एयरफोर्स भी थी, नेवी भी थी और आर्मी भी थी। तब भी हम सोचो अक्साई 1962 का वॉर हार गए हम लोग। तो क्यों हार गए? क्योंकि हमने एयरफोर्स नेवी का यूज ही नहीं किया। पता नहीं उसको क्यों रखा, उसको शायद अचार रखना रहा होगा भविष्य के लिए। सोचो हमारे पास एयरफोर्स है और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स। ऐसा भी नहीं, उस समय भी नेवी और एयरफोर्स हमारी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। अंग्रेजों ने हमें दे के गए थे यार, कोई लेके कुछ नहीं गए अपने साथ बेचारे। उनका सब कुछ हमने छीन लिया। कोई कहे कि उनको लूटा गया, कोई नहीं लूटा बेचारे ने। सारा पैसा तो रेलवे में खत्म कर दिया, सारा रेलवे दे के गए हमको, अपनी नेवी दे के चले गए, एयरफोर्स दे के चले गए। अब क्या चाहते हो? बेचारे थोड़ी बहुत मिट्टी ले गए तो तुम उसमें भी परेशान हो। नहीं मतलब लिटरली आज हम जो सिविलाइज्ड हैं, सच बता रहा हूं, आज जो हम देश बन पाया अंग्रेजों की वजह से बन पाए। वही होता ये राजा साहब, वो राजा साहब, ये जमीन वो जमीन, ऐसा थोड़ा होता है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने चोरी कर लिया उससे। तो देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने शुरू में चाइना को सपोर्ट किया और चाइना को क्या किया? इंप्रोवाइज किया, चाइना को सुपर पावर बनने का मौका दिया। 1964 में चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन किया और जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी वर्ल्ड की कंपनियां होंगी, कहाँ होंगी? चाइना में सेटअप लगाएंगी। तो सोचो पूरा यूरोप चाइना में आ गया, पूरा अमेरिका चाइना में आ गया। और उससे क्या फायदा हुआ चाइना का? चाइना का FDI आया, इसको बोलते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदेशी पैसा खूब आया चाइना के पास, चाइना का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया। दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है? फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है? डॉलर भाई, डॉलर, जिससे आप खरीदने की कैपेसिटी आती है आपके अंदर, US डॉलर।
वर्ल्ड में यूएस डॉलर जिसके पास ज़्यादा होगा उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको ही बोला जाता है फॉरेक्स रिजर्व। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है, रिजर्व। अब देखिए सबसे ज़्यादा किसके पास है? चाइना के पास है। दुनिया में सेकंड नंबर किसके पास है? लिख लीजिए, यूएस पीएस कुछ नहीं है, स्विट्जरलैंड। तीसरा कौन है? जापान। ये देखो, ये सब जानो आप लोग। जापान, जापान के बाद अब आएगा यूएसए, यूएसए के बाद आएगा रसिया, और रसिया के बाद कौन आएगा? इंडिया। इंडिया, इंडिया छठे नंबर में है। मतलब डॉलर जो होता है सबसे ज्यादा, जो जैसे आप यहां खरीदते हो ना, पैसा चाहिए होता है, ऐसे कुछ भी विदेशी सामान को अगर बाहर से लेना है तो आपको डॉलर के थ्रू ले सकते हो, यूएस डॉलर। और ये डिसाइड करता है कि आप कौन हो, आपकी ताकत क्या है। आज चाइना ताकत कैसे? इसमें ताकत चाइना चाह ले अमेरिका को बर्बाद कर दे। अगर चाइना पैसा निकाल लेगा ना अमेरिका से, अमेरिका धड़ाम। ये है फॉरेक्स। तो सोचो इस फॉरेक्स जब सबसे ज्यादा कैसे चाइना के पास आया? इन्हीं लोगों की वजह से आया। इन्होंने खूब, आज देखो मोटोरोला हो, नोकिया हो, एप्पल हो, बनता कहाँ है? चाइना में। तो आखिर विदेश से जो पैसा लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा, एफडीआई, पीपीपी, एफआईआई, कहाँ से आ रहा है? विदेशों से आ रहा है। आज इंडिया भी एफडीआई बढ़ाना चाहता है, बाहर से जो जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना देश बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? फॉरेक्स रिजर्व चाहिए होता है, पैसा। आज श्रीलंका की बुरी हालत है। क्यों बुरी हालत है? क्योंकि उसके पास विदेशी पैसा नहीं है उसके पास। आज उसको अगर तेल खरीदना है तो डॉलर चाहिए, डॉलर है नहीं उसके पास। तो जब डॉलर नहीं होगा तो खरीदेगा कैसे? तो याद रखिएगा, ये पूछता है आपसे कि कौन कौन नंबर में है। तो पहले नंबर में चाइना है, इसके बाद स्विट्जरलैंड, जापान, यूएसए, रसा यानी इंडिया छठे नंबर में। अच्छा, वर्ल्ड में हम किस नंबर की इकोनॉमी है? ये लो 7 बोल रहा। किस नंबर की इकोनॉमी है? करंट का भी क्वेश्चन है भाई। 5वें नंबर में है भाई, वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी। ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ दिया है। पहले नंबर में कौन है? देखो, अब इसको भी लिख लो चाहो तो। 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये भी एक 5 में। पहला नंबर में कौन आता है? यूएसए। दूसरे नंबर में आता है कौन? चाइना। तीसरे नंबर में कौन आता है? जापान, जापान। और चौथे नंबर में कौन आता है? जर्मनी। और 5वें नंबर में कौन आता है? इंडिया। और छठे नंबर में ब्रिटेन हो गया है। तो इसको लिख लीजिए चाहें तो आप लोग, यूएसए, चाइना। क्योंकि हमारी देखो इंडिया की इकोनॉमी भयंकर बढ़ रही है, और इकोनॉमी बढ़ रही तो हमें तो पता होना चाहिए ना एटलीस्ट। इंडिया का जो टारगेट है 2029 तक 3rd नंबर की इकोनॉमी बनने का है, क्योंकि चाइना पहले नंबर में चला जाएगा, यूएसए को पीछे छोड़ देगा। याद रखिएगा आप लोग, यूएसए पहले नंबर में कभी नहीं रह सकता। और इंडिया की कोशिश है 2029 तक 3rd नंबर की इकोनॉमी बन जाए, और 2047 तक हम 2nd नंबर में आ जाएं। मतलब यूएसए को भी पीछे छोड़ दे दुनिया में। देखो अभी इकोनॉमी के मामले में, लेकिन चाइना की जो इकोनॉमी है ना, कब धड़ाम हो जाएगी कोई नहीं जानता। क्योंकि वहाँ सिविल वॉर जहाँ चालू हुआ, क्योंकि वहाँ सिविल वॉर जल्दी होगा, क्योंकि इतना उसने टाइट कर दिया है वहाँ की पॉपुलेशन को। और दूसरे देश उसके सारे जितना 40 देश उसके दुश्मन देश हैं, आसपास से कोई उसका दोस्त कंट्री नहीं है। अब यहीं पे मैं आ रहा हूँ, उसका जो आसपास के जितने भी दोस्त हैं कोई नहीं है। एक का नाम बता दो, रसिया के अलावा, तुर्की के अलावा कोई दोस्त हो उसका। और रसिया भी मौका परस्त है, रसिया जरूरत देखता है। इंडिया को देखो सब कुछ दे रहा है। अभी S-400 का नाम सुना होगा, चाइना को नहीं दिया है और इंडिया को दे रहा है। इंडिया को सारे बेपस। सोचो, जो दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल बोला जाता है सरमट, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सरमट, वो इंडिया को बोलता है ले लो। 18,000 किलो, वो तो अमेरिका को मार देगा। ये तो चाइना क्या चीज़ है? चाइना के स्पर्श उस पर चला जाएगा। सोचो, सरमट इंडिया को देने को तैयार है। एक TU-160 होता है, टैप नोवो, इसको बमर्स बोला जाता है, बम। TU-160 अभी आपको पढ़ाएंगे। TU-160 ये क्या है? बमर है, बॉम्बर। ये बॉम्बर इतना खतरनाक है कि एक साथ 200 से 300 गोले मार सकता है, 200 से 300। अब सोचो हमारे पास बॉम्बर नहीं है, चाइना के पास है। चाइना के बॉम्बर का नाम है H-20। भाई साहब थोड़ा सा लिखते भी चलना, नहीं तो वो फिर हवा हवा हो जाएगा। उसके पास, चाइना के पास H-20 बॉम्बर है। भाई साहब मारेगा ना चाइना हमको, हम लोग रोक नहीं पाएंगे उस बमर को। तो उस बमर की खासियत क्या होती है कि बमर स्टील्थ होता है। क्या होता है? स्टील्थ कैपेसिटी होती है। मतलब उसको वो पता ही नहीं चलेगा। अभी हमारे दिल्ली के ऊपर घूम के चला जाए, हमारे रडार पकड़ ही नहीं पाएंगे। और जब रडार नहीं पकड़ पाते तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बमर आया गया? अभी भी यही करता है। चाइना क्या करता है,
आर्म्स नहीं रखता, बमर्स को भेजता है हमारे रीजन में, वो घूम के चला भी जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि आया भी था, तो स्टील्थ होता है उसमें। तो अब हमें बमर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भाई। चाइना S-20 लेके आएगा, मान लीजिए अटैक हो गया, लड़ाई हो गई, मान लीजिए आया, पता चला उड़ा उड़ा के चला गया, 150 से 200 बम तो मारेगा ना, और हमारे पास एक भी नहीं है। तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर बमर किसी के पास, जैसे बमर आप सुनोगे, अमेरिका का नाम सुना होगा, अमेरिका के पास B1 B2 बमर है। अमेरिका के पास का नाम क्या है, B1 और B2, जो कि अभी जब लड़ाई होने वाली थी, डोकलाम वाला चल रहा था और यहाँ वाला चल रहा था आपका गलवान वाला, तो उस समय चाइना, आपको पता है, चाइना अटैक करने के मूड में आ गया था हमारे ऊपर। तो अमेरिका ने क्या किया था, बातें नहीं करो भाई, इधर देखो, अमेरिका ने क्या किया था अपने गुआम पोर्ट में, वहाँ पे गुआम एक पोर्ट है, आइलैंड है, किसका, अमेरिका का है, वहाँ उसने यूएसए से B1 B2 भेज दिया था, वहाँ खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया, कि अगर चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करता है तो हम यहाँ से उसको सपोर्ट देंगे B1 B2 से। और जब B1 B2 का नाम सुना, चाइना शांत हो गया, कि बोले यार ये तो हमारा वाला तो कमज़ोर है, B1 B2 मारेगा तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, B1 B2 की वजह से ही लड़ाई रुक गई, समझ लो आप लोग। अभी दोबारा भी यही हुआ ताइवान वाले मामले में, जब ताइवान पे अटैक कर रहा था तो उसने क्या किया, यहाँ से बहुत सारे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तो भेज ही दिए थे, लेकिन उसके बाद उसने अपने B1 B2 भी डिप्लॉयड कर दिए। उस वजह चाइना, सोचो लड़ाई अगर नहीं किया है, उस पर सबसे बड़ा रोल किसका है, यूएसए का है। यूएसए एक ऐसा देश है जो कि चाइना को कंट्रोल करके रखता है। अभी आपने देखा होगा, आज तक जो चाइना और ताइवान को डिवाइड करता है, ताइवान स्टेट बोलते हैं उसको, वो मीडियन लाइन बोला जाता है, मीडियन लाइन। उस लाइन के अंदर कोई जाता नहीं है, कोई भी आज तक गया नहीं शिप। सोचो अमेरिका ने अपने 2 शिप भेज दिए, उसी के अंदर भेज दिए, बेटा आओ देख लो क्या होता है, इसमें चेक किया जाता है कि तुम्हारी दम कितनी है। तो चाइना को ये पता चल गया हम लोग को, चाइना सिर्फ चिल्ला सकता है, लड़ना उड़ना उसके बस का नहीं है, ठीक है। तो उससे इमेज ही खराब हुई उसकी। शुरू में तो कह रहा था कि नैन्सी पेलोसी अगर आएगी उसको हवा में मार दूंगा मैं, ताइवान को तो उड़ा दूंगा, मारा मिसाइल तो इस पार से उस पार जा रही है, ताइवान को डरा रहा बिल्कुल। अमेरिका ने अपने 5 जहाज पहले भेज दिए थे, आओ बेटा तुम तो जितने उसके बाद 1 लाख टन का है भैया क्षमता वाला, मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग को लिखा दूंगा दोबारा भी। 1 लाख टन, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ये होता है अपने साथ 40 फाइटर जेट्स और 10 करीब हेलीकॉप्टर और कम से कम 10,000 आर्म फोर्सेज, आर्म्स, एम्यूनिटीज सब लेके चलता फिरता क्या है, बैटल फील्ड है वो। और आज लड़ाई अगर डिसाइड होगी, 2 चीज़ों डिसाइड होगी, एयरक्राफ्ट कैरियर और बॉमर्स। अगर ये 2 चीज़ जिसके पास है, इंडिया के पास दो ही अभी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत। इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आप लोग को, विक्रमादित्य और विक्रांत। वहाँ हमने तेजस भी हमने बना लिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 65,000 टन का, अभी ये 45,000 टन के हैं, 45,000 टन, अब हम 65,000 टन का बनाने वाले हैं, जो कि चाइना को टक्कर देगा। हमारा टारगेट पाकिस्तान थोड़ा ना है, हमारा टारगेट है चाइना। तो चाइना के बराबर चीज़ें, तो चाइना के बराबर इक्विपमेंट भी रखने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, हमने ये किया, और साथ में अब हमको ये चाहिए TU-160, ये बमर है, और दुनिया में इससे बड़ा बमर कोई नहीं है। अमेरिका का B1 B2 कुछ नहीं है इसके आगे। और ये पता कब बना, ये बना तो दिया था 1987 में, बता रहा हूँ किसने बनाया था, USSR, इसको आप रसिया बोलते हो। लेकिन आपको पता है 1991 में USSR क्या हुआ, टूट गया। USSR डिवाइड इनटू 15 पार्ट्स कह सकते हो, 14 अलग एंड रसिया इज द 1 पार्ट, ठीक है। तो अब गरीब हो गया, उस समय रसिया में गरीबी आ गई, तो इसको क्या किया गया, इसको प्रोग्राम को रीसेटल कर दिया गया, अभी छोड़ो बाद में देखेंगे। लेकिन 2014 में फिर से स्टार्ट किया गया। अब भाई साहब आज इसके पास 35 TU-160 हैं, बमर्स हैं। और अभी हमारे जो एक्स फॉरेन वो थे, आर्मी चीफ थे हमारे, DS साहा, वो रशियन गवर्नमेंट आपस में बात कर रही है, और भगवान ने चाहा तो 1-2 साल में आ जाएगा हमारे पास। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी पोजीशन में हम होंगे, और रसिया हमें देने के लिए तैयार बैठा है। रसिया कहता है जान मांगो, जान देने के तैयार है, ये तो आम सॉम्स हैं। पुतिन कहता है कि हम तुम्हारे देखो ना, अभी आप देखोगे SCO समिट, आप लोग तो देखते नहीं हो, सबसे ज़्यादा पुतिन ने अगर रिस्पेक्ट देता है इंडिया को देता है, इसलिए देता है, देखो 2 काम होते हैं। पहला तो मजबूरी होती है, आज सोचो हम रसिया को जिंदा करके रखे हुए हैं। सोचिए स्विफ्ट, अभी उसके ऊपर स्विफ्ट से क्या हुआ, स्विफ्ट पढ़ाऊंगा क्या होता है। ये क्या होता है, ट्रांजेक्शन जैसे स्विफ्ट होता है। जैसे आप लोग अभी फ़ोन पे, मान लीजिए मैंने आपसे पैसे मांगे, तो आप क्या करते हो, आप मुझे बोलोगे सर फ़ोन पे कर दूं या गूगल पे कर दूं, जो भी कर दूं, तो
तो आखिर कोई सर्वर होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जब होता है 5,000 करोड़ मान लो भेजने हैं आपको, तो 5,000 करोड़ तो जहाज में भरने पड़ेंगे अगर पैसे भेजोगे तो सोचो ट्रांसफर हो जाता है ड्यू टू हेल्प ऑफ स्विफ्ट, SWIFT। इसका फुल फॉर्म लिखाऊंगा, सब बताऊंगा क्या होता है। बेल्जियम बेस्ड कंपनी है ये कंपनी क्या थी, सर्वर प्रोवाइड कराती है और 200 कंट्रियाँ इन्वॉल्व हैं, 200 देश इसको सपोर्ट लेते हैं इसका, और 11,000 इंस्टीट्यूशन, 11,000 इंस्टीट्यूशंस ड्यू टू द हेल्प ऑफ स्विफ्ट बिजनेस करते हैं। तो अब ये अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने स्विफ्ट में इसको बैन लगा दिया। अब ना तुम पैसे दे पाओगे ना ले पाओगे, कैसे लोगे। तो इंडिया का डेयर देखिए आप कि इंडिया के ऊपर काटसा लग सकता था। काउंटरिंग अमेरिका एडवांस ट्रीटीज होती है, सैंक्शन एक्ट, ये अमेरिका का पर्सनल क्लॉज है। सुनो यार प्लीज इधर देख लो यार, काटसा जो है, काटसा काउंटरिंग अमेरिका एडवांस थ्रू सैंक्शन, इसको काटसा बोलते हैं। ये ऐसा है कि जो चाइना अमेरिका अकेले लगा सकता है, ये कोई यूएनओ का एग्रीमेंट नहीं है। काटसा का नाम सुना होगा, ठीक है। तो आजकल काटसा 3 देशों पे लगा हुआ है, ईरान पे लगा है, रसिया पे लगा है और नॉर्थ कोरिया पे लगा है। काटसा जिस पे लगा है उससे उसकी फ्रेंड कंट्री बिजनेस नहीं कर सकती। इंडिया ने तब भी S-400 लिया उससे, अमेरिका ने छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। अब अमेरिका सोचो, इंडिया का डेयर देखो कि सारे देशों ने को बैन कर दिया कि आप इससे बिजनेस नहीं करोगे, लेकिन इंडिया जैसा देश बोला हम करेंगे, हमको सस्ते दाम में तेल मिल रहा, हम तेल लेंगे, फर्टिलाइजर लेंगे और भी चीज़ें लेंगे, रोक सको तो रोक लो। अमेरिका सोचो, अमेरिका का इंटरेस्ट अगर नहीं होता इंडिया की बैंड बजा देता, लेकिन इंडिया को कुछ नहीं बोला। यही इंडिया की ताकत है। और रसिया जानता है कि अगर दुनिया में किसी को नहीं बोलेगा, वो किसको नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को नहीं बोलेगा। और इंडिया आज इतना तेल खरीद रहा है, और तेल पता हम कैसे खरीद रहे हैं, हम तेल खरीद रहे हैं, बेच भी रहे हैं, अपने यूज बस के नहीं ले रहे हैं कि ये कर रहे हो। वी आर द सेकेंडरी एक्सपोर्टर। हम अपने यूज देखो, दुनिया में जैसे तेल अभी चल रहा है जो $105 पर बैरल चल रहा है, एक बैरल में 154 लीटर होता है, याद रखिएगा 154 लीटर मीन्स 1 बैरल, और उस समय अभी चल रहा है $105 का एक बैरल। अब सोचिए हम क्या करते हैं, उससे 45, 60, 70 इतने में खरीद लेते हैं, और हम कांडला ज़्यादा दूर लाते भी नहीं हैं, रसिया से सीधे लाते हैं गुजरात पोर्ट में, और गुजरात पोर्ट में रिफाइन करते हैं, फिर उसी जहाज में भेज के यूरोप भेज देते हैं। सोचिए, रसिया से लेते हैं यूरोप को देते हैं, और यूरोप भी इतनी बेशरम कंट्री है कि डायरेक्ट नहीं खरीद रही है, कच्चा माल ना लेके मैन्युफैक्चरिंग ऑयल हमसे खरीद रही है। तो आज के डेट में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन जाएं मैन्युफैक्चरिंग ऑयल के। तो ये होता है टेक्निक यार, दिमाग होता है। तो यही समझना है आपको, मैं क्या बताना। दूसरा देखिए सुनिए, फर्टिलाइजर दुनिया में चाह ले रसिया चाह लेगा, आपको भूखा मार देगा, चाह ले तो भूखा मार देगा, क्योंकि दुनिया में अगर कहीं फर्टिलाइजर बनाने की क्षमता है तो सिर्फ 2 देशों के पास है, बेलारूस और रसिया। भाई साहब, जो ब्रिटेन कूद रहा ना कि सैंक्शन लगाओ, आज ब्रिटेन को भूखा मार सकता है रसिया चाह लेगा तो। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास NPK, ये 2 मिनरल पाए जाते हैं, NP और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि किसमें मिलाया जाता है, यूरिया में देखो नाइट्रोजन होता है, और जो DAP होता है पोटेशियम और फास्फोरस होता है। अगर ये दोनों चीज की आपूर्ति खत्म कर दी जाए तो कोई खाद नहीं बना सकता, और खाद नहीं बनेगा तो आप मर जाओगे, वैसे भी फूड सिक्योरिटी कहाँ होगी। तो इंडिया दिमाग काम किया है, उसको फर्टिलाइजर भी चाहिए, उसको क्रूड ऑयल भी चाहिए, और उसको और भी चीजें चाहिए। तो इंडिया ने क्या किया, गुट निरपेक्ष इसको बोला जाता है, ना हम अमेरिका की तरफ हैं ना हम रसिया की तरफ हैं, हम क्या हैं, फ्री नेशन है। तो देखो, सुन लो, IR भी हमको ऐसे पढ़ना चाहिए, जो मोटिव हमारा होगा IR पढ़ने का, ओए आराम से। तो ये है तरीका हमारा। अब जैसे मैं आपको मान लो बताता भी हूँ कि जैसे आप देखोगे कि दुनिया में चल क्या रहा है, तो अभी आपको मैंने बता दिया TU-160 इंडिया जिस दिन ले लेगा, इंडिया बहुत बड़ा ताकतवर बन जाएगा। इंडिया क्या कर रहा है, अभी एरो 3 मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम ले रहा है। एरो 3 क्या होता है, ARROW, एरो 3 रसिया का, कहाँ का, इजराइल का है। अब एरो 3 क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ एरो 3, जैसे अभी तक हमारे S-400 तो हमने ले लिया, ठीक है। अब आप खुद देखो कि अभी हमने S-400 तो ले लिया, लेकिन अब हमको मान लो बैलिस्टिक मिसाइल को मारना है, तो क्या करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है पता आपको, जैसे मान लीजिए चाइना ऐसे पहले ऊपर जाएगी, फिर ऐसे नीचे आएगी, इसको क्या बोलते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर। ये देखिए,
तो पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, दिस इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल। अब सोचो बैलिस्टिक मिसाइल को मारना है तो कैसे मारोगे, टेक्नोलॉजी नहीं है, S-400 के बस का नहीं है भाई, क्योंकि ये पहले ऊपर जाती है और फिर नीचे से गिरती है और इतनी डेंजरस है। जो सरमट मिसाइल मैं बता रहा था अभी आपको, वो सरमट की खासियत क्या है, पहली बात तो 18,000 किलोमीटर उसकी रेंज है और दुनिया में नॉन स्टॉपेबल है, उसको रोक नहीं सकते आप। और क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जाती है और नीचे गिरती, जब वो नीचे गिरती है ना, सुनिए इसमें एक टेक्नोलॉजी लगी, इसको MIRV टेक्निक बोलते हैं। MIRV इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक साथ 10 टारगेट अचीव करती है। मतलब ये समझिए बात को, ये समझिए कि जैसे ब्रिटेन एक देश है, एक मिसाइल ब्रिटेन जैसे पूरे देश को मैप से हटा सकती है। मतलब मैप में था ही नहीं ब्रिटेन कभी। सोचिए एक मिसाइल, अब सोचो 10 है इसमें, तो यूरोप को साफ करने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा 4-6 मिसाइल मारेंगे पूरा यूरोप साफ। ये है सरमट, वो इतनी खतरनाक मिसाइल ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इसकी खासियत क्या है, वन पोल टू अनदर पोल जाती है, तो भविष्य में हम लोग ले सकते हैं। तो देखिए एरो 3 की मैं बात कर रहा था, ये एंटी बैलिस्टिक। अभी सोचो इस मिसाइल को हालांकि वो भी नहीं रोक पाएगा, लेकिन मैं नॉर्मल मिसाइल की बात कर रहा हूँ। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसको रोकने वाले के लिए कौन, इजराइल ने भी बनाया है एरो 3। इसको क्या बोलते हैं, ARROW, एरो 3। ये कहाँ की मिसाइल है, इजराइल। ये इजराइल का क्या है, एंटी मिसाइल सिस्टम है। इसको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जो कि एरो 3 कहलाती है, जो कि इजराइल ने बनाई है। और इसकी ये क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। इसको क्या बोलेंगे, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। ठीक, ये सिस्टम हम क्या कर रहे हैं, अभी तो ये अमेरिका को दिया है इसने, हम लोग भी इसे परचेज करेंगे। तो जो क्या करेगा, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल अगर अटैक करती है तो उसको रोक। अभी आप लोग जो पहली क्लास है जिनकी, उनके लिए बता दूं, दुनिया में मिसाइल सिस्टम 3 मिसाइल सिस्टम चलते हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम 3 है। इसमें USA का कौन सा है, क्या नाम इसका, थॉड, लिख लीजिए, USA का थॉड, और इजराइल का आयरन डोम, और रसिया का क्या है, S-400। इसको क्या बोलते हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम, लिख लीजिए। इसको लिखना चाहें, इंडिया देखो, इंडिया ने खरीदा है, इंडिया ने बनाया है। हालांकि इसके इंडिया के सिस्टम का नाम बताऊंगा अभी आपको मैं, पहले ये लिख लीजिए कि USA में थॉड बोलते हैं इसको, THOD, जो उसके पास अपना एंटी मिसाइल सिस्टम है। दूसरा सिस्टम इजराइल के पास आयरन डोम है, ठीक है। और तीसरा रसिया के पास S-400 है। ये क्या करती है, मिसाइलों को रोक सकती है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को कौन रोकेगा, एरो 3। ये है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। तो इंडिया क्या करेगा, इसको परचेज करना है इंडिया को इन फ्यूचर, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकेगा। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट। तीसरा अब आप ध्यान रखो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये सब करंट भी है और IR भी है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ब्रह्मोस 2 का न्यू वर्जन बनाने वाले हैं। आपको पता होगा ब्रह्मोस मिसाइल है हमारी, क्रूज मिसाइल है। देखो क्रूज मिसाइल क्या होती है, क्रूज और बैलिस्टिक का अंतर यही होता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो ऊपर जाती है सरफेस आकाश में, देन नीचे आती है, दिस इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और क्रूज मिसाइल क्या होती है, पैरेलल चलती है, ऐसे वो ऊपर नहीं जाती। ये तो ये ब्रह्मोस जो हमारी क्या है, क्रूज मिसाइल है। जो अग्नि हमारी है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। तो जो क्रूज मिसाइल है, इसमें हमारी जो ब्रह्मोस है बहुत तेज है। और ब्रह्मोस बनाया किसने, रसिया और इंडिया के सपोर्ट से ही ब्रह्मोस बना हुआ है, पता है ना आपको। ब्रह्मोस रसिया और इंडिया के सपोर्ट से ही बना हुआ है। अब क्या है कि ब्रह्मोस का 1 तो हमने बना लिया और हमने बेचा भी ब्रह्मोस। अभी हमने मलेशिया से डील किया है, फिलीपींस से डील किया है। ये लोग ब्रह्मोस लेने के इंटरेस्टेड थे, हमने बोला आप ले लो, कोई बात नहीं है। जैसे अभी हमने तेजस बनाया, तो तेजस को क्या किया, मलेशिया को हमने बेचा कि नहीं बेचा, 18 तेजस। और बता रहा हूँ इतना खतरनाक हमारा तेजस है, अमेरिका जैसा देश ले रहा है। मैं बताऊंगा आपको तेजस के बारे में। सोचो अमेरिका दुनिया को देता है, इंडिया की कभी दम नहीं थी कि इंडिया अमेरिका को बेचेगा। अमेजिंग चीज़ है। लेकिन इंडिया एक इतना कैपेबल कंट्री हुआ कि तेजस जैसा, जो तेजस अभी बना है, अभी हमारा लास्ट मंथ में अप्लाई हुआ है, तो इसको डिप्लॉयड किया गया है।
क्यों, इसकी खासियत क्या है? एक तो छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटे रनवे पे उतर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, हेलीकॉप्टर्स वो होते हैं, आपके पानी के जहाज होते हैं, इनकी जगह कम होती है। हमको ऐसे फाइटर जेट चाहिए जो कम जगह पर रुक सके। सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो कम जगह पे उतर सकता है। सोचिए यहाँ से वो जो भाई बैठा है वहाँ तक जाके रुक जाएगा। ये फाइटर जेट जिसकी स्पीड 13,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, सोचो वो रुक जा रहा है। दूसरी खासियत क्या होती है कि इसके पास जैसे विंग्स आपने सुने होंगे, विंग्स का काम क्या होता है? मेंटेन, वो बैलेंस करना। लेकिन वो विंग्स में पता, आधे में हम लोग तेल भरेंगे और आधे में आर्टिलरी सेक्शन होगा। ये खासियत है। फ्यूल, जितनी ज़्यादा फ्यूल होगा उतना ज़्यादा उड़ान तेज होगी। आप देखो ना, अभी टैंक में सिर्फ फ्यूल भरते थे, अब विंग्स में भी फ्यूल होगा और आधे में आर्टिलरी होगी। तो मतलब अभी हमारे तक जो फाइटर जेट्स उड़ सकते थे 2.5 घंटे उड़ सकते थे, चाइना के सिर्फ 1.5 घंटे उड़ सकते थे, हमारे 2.5 घंटे। अब हम उसको 4 घंटे में पहुंचा दिया। मतलब तेजस 4 घंटे तक उड़ेगा एक बार में। और एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी होती है कि आकाश में ही उसको उसमें तेल भर लेगा फिर से। और भाई साहब, जो जितना ज़्यादा उड़ सकता है उतना ही ज़्यादा डेंजरस होता है वो। तो तेजस की खासियत ये है, तेजस छोटा है, लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए और तेज है। और उसकी खासियत रडार सिस्टम होती है। इजराइल के एक रडार लगा है उसमें, और सोचो 300 किलोमीटर पहले वो देख लेगा। मतलब सोचिए कोई एनिमी आ रहा है 300 किलोमीटर फॉर, वो डिटेक्ट कर लेगा कि आ रहा है, एनिमी आ रही है, और वो तैयार होकर अटैक करना चालू कर देगा। तो जो जितना पहले जान जाएगा उतना जल्दी रेडी हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा अटैक करेगा। तो तेजस अपने आप में बहुत डेंजरस है। जो कि ये प्रोग्राम हमारा लॉन्च हुआ था 1987 चालू हुआ, 2001 में पहली बार इसकी उड़ान भरी इसका, और 2003 में इसका नाम पड़ा, तेजस में नाम पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में रखा, और 2007 में नेवल वर्जन बना। और जाके अभी हमने क्या किया, एक्सपो पे, मलेशियन एक्सपो पे हमारा तेजस गया था। वहाँ पे सोचो रसिया का भी विमान था, साउथ कोरिया का भी फाइटर जेट था, और जो चाइना का जो कहलाता JF-17 वो उसके टक्कर थी। मतलब मलेशिया ये नहीं समझ पा रहा था कि हम ले तो लें किसको, JF-17 को ले या तेजस को ले। तो फिर कंपेरिजन किया गया कि भाई कौन ज़्यादा कंपेयर करोगे। तो उसमें जो हमारा तेजस है, तेजस ज़्यादा एडवांस पाया गया। तो सोचो 18 तेजस कौन ले रहा, मलेशिया, अर्जेंटीना अभी खरीदने वाला है, और जो ये फिलीपींस है वो कंप्लीट इंटरेस्टेड है, और USA तक लेने वाला। मतलब कौन कौन लेगा, USA लेगा, ऑस्ट्रेलिया लेगा, अर्जेंटीना लेने के लिए इंटरेस्टेड है, इजिप्ट है, और फिलीपींस और मलेशिया, ये 6 देश अभी इंटरेस्टेड हैं तेजस को लेने के लिए। मतलब इससे क्या साबित होता है कि हमारी जो अभी 13,000 करोड़ की हमारी जो डिफेंस की एक्सपोर्ट था, सुन लीजिए, आपसे पूछेगा कितने करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अभी तक इंडिया ने किया है डिफेंस के मामलों में, तो आप बताना उसको 13,000 करोड़ रुपीज। और अभी क्या हो रहा है, अभी नेक्स्ट जो अगर तेजस वगैरह बिकने लगे तो हम तो 2000 में पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है बढ़ेगा। और अभी हमने टारगेट किसको किया है, हमने आसियान कंट्री को किया है, क्योंकि आसियान क्या है, हमारे दुश्मन का भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है हमारा। आज चाइना क्या करता है, साउथ चाइना सी सुना होगा, तो चाइना का दुश्मन कौन कौन है, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसियों को जितना स्ट्रांग हम करेंगे उतना ही हमारा फायदा होगा। अभी आपको चाइना पढ़ाएंगे जब, तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पढ़ाएंगे। स्ट्रिंग ऑफ पल्स का मतलब है कि चाइना क्या कर रहा है, इंडिया को चारों तरफ घेरने की कोशिश करता था पहले, अब इंडिया ने आज सबसे दोस्ती बना ली है। अब इंडिया उसका टोपी उसके सर पहनाएगा जो उसने किया अभी तक हमारे साथ क्या था आपको पता है, आपको 1954 के बाद से म्यांमार हमारा दुश्मन हो गया, बांग्लादेश हमारा दुश्मन बनते साथ ही कुछ दिन में हो गया। हालांकि बांग्लादेश हमने ही बनाया, श्रीलंका तो पक्का दुश्मन था हमारा, मालदीव पे कब्जा, पाकिस्तान को देख लो पक्का दुश्मन, और मतलब हमारे सारे पड़ोसी देश दुश्मन ही दुश्मन थे। नेपाल की तो औकात नहीं थी, इसलिए दुश्मन ही नहीं कर पा रहा बेचारा, नेपाल भी कमी नहीं रखा है, अब चालू कर दिया काला पानी वगैरह। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने सबको दोस्त बना लिया। आज म्यांमार से हमारे रिलेशन बेहतर हैं, बांग्लादेश तो हमारा दोस्त ही है, श्रीलंका को इतना भीख दे दिए हैं कि वो ज़िंदगी में चुका नहीं पाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा वो। मालदीव को हमने बोला जो चाहिए तुमको, लोन है यार हम दे रहे हैं तुमको, मोदी साहब ने बोला जान मांगोगे जान दे देंगे, पर तुम चाइना के पास मत चले जाना ना बेटा, तुम्हारी जान ले भी लेंगे, ठीक। उसके बाद देखो पाकिस्तान बस दुश्मन है, अफगानिस्तान को इतना गेहूं दे दिए हैं, खाओ और खूब मारो किसको, पाकिस्तान को। अभी जितना भी बलूचिस्तान में, स्वात वैली में, और जितना भी अफगानिस्तान में होने वाला हो रहा है, सब भारत सरकार की देन है। और देखना अभी पाकिस्तान के एक टुकड़े और होंगे, बलूचिस्तान,
क्योंकि बलूचिस्तान ऑलरेडी एक देश था भाई। वो जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बना है, उसके पहले 11 अगस्त को बलूचिस्तान एक देश था और पाकिस्तान में उसकी एम्बेसी थी। उसको क्या किया गया, उसको पाकिस्तान आर्मी ने भेज के कब्जा कर लिया बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान फ्रीडम की डिमांड अभी 17 तारीख को पिछले बलूचिस्तान यूरोप में उसके लिए अलग से वो रैली निकाली गई। वो देश था भाई, वो एम्बेसी थी पाकिस्तान में उसकी, और उसको कब्जा कर लिया। तो बलूचिस्तानी तो ऐसे ही मान गए हमारा देश अलग है, और इंडिया तो सपोर्ट कर रहा है, इंडिया की राव भी एक्टिव है। भगवान ने पैसा खूब दिया है, अब वही करेंगे जो अमेरिका करता था। हम पैसे भी देंगे, आर्म्स भी देंगे। भाई तुम भी तो यही करते हो कश्मीर में, वही तो कश्मीर, आप कश्मीर के लिए तुम कश्मीर तो कर रहे हो। 500 रुपये किलो टमाटर खा लोगे, यहाँ का कश्मीरी क्या कर रहा है, 50 रुपये किलो खा रहा है ना। अगर उसको इतनी चिंता होती तो वो भी बाइकआउट करता, हम इंडियन टमाटर, इंडियन प्याज, इंडियन आलू नहीं खाएंगे। आज 370 है, कुछ नहीं हुआ, एक बूंद खून नहीं गिरा, ना कोई दिक्कत है। आज खुश हैं लोग यार, जॉब मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। जो आदमी टेररिज्म में क्यों जा रहे थे, पैसा ही नहीं था, गरीबी थी बेचारों के पास, आज उनको वहीं रोजगार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्यों जाएंगे यहाँ वहाँ। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि जो वो कर रहा था पड़ोसी देशों से हमारे दुश्मनी, अब हमारी दोस्ती है इस समय। अब हम मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं कि चाइना के जो पड़ोसी देश हैं, सबसे पड़ोसी कौन है, वियतनाम, जो कि अमेरिका तक को हरा चुका है 1967 के वॉर में। पता है अमेरिका अगर किसी से हारा है, सिर्फ वियतनाम से हारा है। तो वियतनाम हमारा आज पक्का दोस्त है, उसको हमने सुखोई उसने बोला हमको सुखोई चाहिए, हम कहे ले लो ना यार, तुम तो पड़ोसी हो, मारोगे किसको, चाइना को मारोगे ना, ले लो। और रसिया जैसा सोचो, रसिया कितना बदमाश है, मना भी नहीं किया कि यार मेरे दोस्त को मारेगा ये। और जानते हो पागल है, वियतनाम तो पागल कंट्री कहलाती है, फिलीपींस और वियतनाम। ये चाइना से डरते उड़ते नहीं है, साफ कहते हैं हम तो अमेरिका पे अटैक कर दे, तुम तो चाइना हो। जो फिलीपींस का रोडिंग नाटो है राष्ट्रपति, वो नीरा पागल है, वो भाई साहब खुद ही बंदूक लेके मारने चला गया। वहाँ पे फिलीपींस में क्या हुआ था, ड्रग्स का रैकेट चलते थे, ड्रग्स बहुत बिकता था वहाँ, तो इसने एंटी ड्रग्स स्क्वाड में खुद आ गया। अब बताते हैं खुद ही स्टेन गन लेकर मारने चला गया राष्ट्रपति। अब सोचो उससे बड़ा पागल दुनिया में होगा कोई, मुझे नहीं लगता। अब उस आदमी को तुम दे रहे हो क्या सुखोई और ब्रह्मोस, वो क्या करेगा, वो डरता ही नहीं है किसी से, वो मतलब खुद अपने आप में एक सोल्जर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वियतनाम को हमने सुखोई दे दिया। ठीक, अब फिलीपींस से बोला हमको भी कुछ दोगे, बोला क्या चाहिए तुमको, बोला ब्रह्मोस दे दो, बोला तुम्हारे लिए तो बनाए थे, लो दे दिया उसको ब्रह्मोस। मलेशिया बोला हमको भी दे दो, लोग तेजस ले लो तुम, और बताओ क्या चाहिए, और कुछ चाहिए तो व्यवस्था हमारे पास सारी है। सिंगापुर बोला कि हमको भी कुछ दे दो, हमने बोला आर्म्स देंगे यार, तुम चिंता मत करो, जो देश पैसे अभी मत दो, जब मन हो जब देना, क्योंकि ये आर्म्स यूज कहाँ होने वाले हैं, चाइना के खिलाफ। भाई चाइना अभी क्यों ज़्यादा चिल्ला रहा है, क्योंकि अभी कम मजबूत नहीं थे देश ये। आज ताइवान क्या हो रहा है, ताइवान आज से 5 साल और न लड़े ताइवान से, ताइवान इतना स्ट्रांग हो जाएगा। चाइना ने एकदम 20,000 करोड़ का भी डिफेंस डील किया है, चाइना इतना भर देगा ना अमेरिका कि वो ताइवान चाइना घबराएगा। अरे आप खुद एक एग्जांपल देखिए, यूक्रेन जैसा एक देश, यूक्रेन जैसा देश आज रसिया को पीछे हटने मजबूर कर दिया है। आप उम्मीद करते हो रसिया जैसा देश, रसिया दुनिया में अमेरिका से भी ज़्यादा अगर सुपर पावर कोई है तो रसिया है। लेकिन आज आप देख लो, अभी न्यूज आज सुनना जाके, आज जितना 6 महीने में 22 फरवरी से लड़ाई चल रही है, जितना उसने कब्जा किया था, सारी जमीन इसने छुड़ा लिया, पूरा सब कुछ कब्जा कर लिया है। और रशियन फोर्सेस भागने लगी है पीछे, और सोचो भाग कैसे रही है, हथियार छोड़ के, मतलब जो हथियार थे रशियन फोर्सेस के पास सब छोड़ के भाग रहे हैं वो लोग। और सोचो धीरे धीरे साउथ कोरिया क्या कर रहा है, कब्जा करता जा रहा है। तो ये होती है, देखो इतना बड़ा देश, सोचो इतना उसके पास क्षमता है इतने बड़े देश के पास, कि सोचो उसने क्या किया, उसने रसिया जैसे देश को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। और आज वही व्लादिमीर पुतिन मोदी साहब से कह रहे हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। जब मोदी साहब ने बोला कि लड़ाई किसी समस्या का हल नहीं है, तो उसने बोला हाँ साहब पहले नहीं समझ में आ रहा था, अब आ रहा है। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान रसिया को इतना बड़ा नुकसान है, पूरा इकोनॉमी क्रैश कर रही है। अगर 2-3 साल ऐसे चलता रहा ना, रसिया जैसी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। वो हमें लगता है कि रसिया बहुत मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट। तो इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया, और इंडिया जानता था कि हम गेहूं चावल बेच के हम विकसित कंट्री नहीं बन सकते हैं। अगर आपको डेवलप्ड नेशन बनना है, उसके लिए आपको महंगे आइटम बेचने पड़ेंगे। आर्म्स बेचिए, जैसे हम देखो हमारे पास मिनरल नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हमको क्या बेचता है, कोयला बेचता है, बड़े बड़े प्रीशियस एलिमेंट बेचता है, हम क्या बेचते हैं उसको, सब्जी दूध मलाई, इससे कुछ होना है। अमेरिका हमको आर्म्स बेचता है, और हम उसको क्या बेचते हैं, सब्जी ले लो, कॉटन ले लो, जूट ले लो, पटसन ले लो, उसमें क्या होना है यार, कुछ नहीं है।
तो हम लोग को ऐसे आइटम भेजो ना यार जो आदमी पैसा कमा रहा हो। तो अब हमको समझ में आया कि ये सब्जी भाजी से कुछ नहीं होने वाला। अब हमको ऐसे आइटम भेजना जिससे हमको भाई अगर देखो, कहने के लिए अमेरिका से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, वो एक जहाज भेजेगा तुम्हारा सारा एक्सपोर्ट खत्म, क्योंकि इतना महंगा आइटम है ना। अब हमने यही सोचा कि यार अब कुछ नहीं, अब हम आर्म्स भेजेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और आर्म्स बना रहे हैं। अब तो हम लोग फाइटर जेट्स भी बनाने लगे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं। अभी तक इसरो काम करता था, सैटेलाइट लॉन्च करना ये सब करता था, लेकिन अब हम आर्म्ड बनाने में हम सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम देखो आजकल क्या कर रहे हैं, अभी आपको मैं बताऊं, ये याद रखिए, 2+2 डायलॉग हुआ अभी हमारे यहाँ। ये क्या होता है 2+2 डायलॉग, कोई बताएगा? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द 2+2 डायलॉग? ये किसके बीच होता है? बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। ये हर साल हो रहा है, 2020 से चालू हुआ है। 2+2 डायलॉग का मतलब होता है वहां का फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में डायलॉग करते हैं। समझिए, देखिए ये होता है 2+2 डायलॉग। ये किसके बीच होता है? बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर। ये कहाँ के? दोनों के, यूएसए प्लस इंडिया। ये चालू कब से हुआ? रुक जाओ, 2020। ये देखिए, अब सुन लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि आप जब तक जान ही नहीं पाओगे दुनिया में क्या हो रहा है। तो 2+2 डायलॉग से इतना ज़्यादा फायदा हमें हुआ है। ये लास्ट जो पहली बार जब हुआ था 2020 में, उस समय एक एग्रीमेंट निकल के आया था, दिस इज कॉल्ड बीका। बताऊंगा क्या इसका मतलब क्या होता है, बीका। ये देखिए, ये एग्रीमेंट से फायदा क्या हुआ? इस एग्रीमेंट से फायदा हमें इतना ज़्यादा हुआ। पहला फायदा तो ये हुआ, इसमें इंटरिम रिजीम हुई। इंटरिम रिजीम का मतलब होता है कि यूएसए, जैसे अभी आप अमेरिका अगर जाते हो तो आपको 7 चेक पॉइंट्स होते हैं, मतलब आईजी में 2 बार, और मतलब आप सुबह अगर 10 बजे पहुंचे हो अमेरिका, तो कम से कम शाम को 4 से 5 के पहले आप अमेरिका की धरती में पैर नहीं रख पाओगे, गारंटी है। इतना चेक करेंगे, पागल कर देंगे चेक करके, ठीक। लेकिन इंटरिम रिजीम से ये हुआ कि अब जैसे जो मैक्सिमम टाइम जाते हैं अमेरिका, जाते रहते हैं बिजनेस करने, कुछ करने के लिए, एक बार चेक होगा आईजी एयरपोर्ट में, एक बार चेकिंग होगी यूएस पोर्ट में, जहां भी आप उतरोगे, बस खत्म। दिस इज कॉल्ड इंटरिम रिजीम। तो पहला निकल के आया इंटरिम रिजीम। ये क्या होता है? ये होता है विदाउट एनी स्टॉपेबल इन्वेजन, कि मतलब आप कुछ दिन रोकेगा नहीं, सिर्फ 2 बार चेक होगा, आप जाओ। दुनिया में ये एग्रीमेंट पता किसके साथ? सिर्फ 2 ही कंट्री के साथ किया है इसने, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन। उसके बाद तीसरा इंडिया ऐसा देश है जिसके साथ ये ट्रीटी साइन किया है कि हमारे जो बंदे जाते रहते हैं, अमेरिका अक्सर जाना आना होता है, तो बेचारों को तकलीफ ना हो। दिस इज कॉल्ड इंटरिम रेजिम, ठीक। इसमें क्या होता है? बियॉन्ड एक्सेस, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, बियॉन्ड द एक्सेस इन यूएसए, मतलब जो मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटरिम रेजिम। ये पहला निकल के आया। दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये निकल के आया बीका से कि बीका में ऐसे आर्म्स आपको देगा, अमेरिका ऐसे आर्म्स आपको देगा जो दुनिया में किसी को नहीं दिया। यहां तक कि जो उसके फ्रेंड है, फ्रेंड को बोला जाता है ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, ये फ्रेंडली नेशन है, इनको दुनिया का सब सामान देता है अमेरिका। लेकिन इस बीका एग्रीमेंट में ये हुआ कि जो दुनिया में अपने दोस्तों को नहीं देता, वो सामान भी आपको देगा। मतलब आपने देखा होगा हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे थे, हमको तो कोई यूरेनियम तक नहीं देता था, टेक्निकल ट्रांसफरिंग नहीं करता था 74 के बाद जब उन्होंने पहला पोखरण किया था। लेकिन आज हमारी बीका की वजह से ये स्थिति बन गई कि दुनिया में जो किसी को नहीं देता हमको देगा, मोस्ट फेवरेबल नेशन। आज देखो सब कुछ देने के लिए तैयार है। अभी हम सोचो मांग रहे थे उससे कि भाई हमको जहाज दे दो, हवाई जहाज दे दो, उसने बोला F-35 ले लो ना यार। दुनिया का सबसे तेज कौन होता है? F-35, याद रखिएगा। अगर दुनिया में आपको कोई पूछे फाइटर जेट, तो फाइटर जेट होते हैं दुनिया में सबसे तेज कौन सा है? F-35, इससे तेज कोई नहीं है। चाइना ने इसी का कॉपी बनाया है, जो सबसे तेज वो अपना बोलता है J-20, ये चाइना का है, ये चाइना का है। और ये कहाँ का है? यूएसए का है। ये देखिए, ये यूएसए का है, ये चाइना का है। और J-20 से ताकतवर ये F-35 से कोई नहीं है। अमेरिका ने बोला हम दे रहे हैं आपको, लो ना आप। सोचिए, हमको बोल दिया लास्ट ईयर, हमने बोला भाई इतना भारी क्या करेंगे,
भाई हमारे लड़ाई मैदानों में नहीं होनी है, हमारी लड़ाई पहाड़ों में होनी है। पता चला हम तेज से जा रहे हैं, अभी उड़ गए, तो हमें तो अपनी सिचुएशन से लेना ना यार। मैदान में लड़ना हो तो ठीक है। तो हमने बोला भाई साहब आपका थैंक यू, आपने हमें इतना इस लायक समझा, लेकिन आप हमको ये मत दो, हमको दो दे दो, F-18 और F-22। तो ये भी अच्छे जहाज है। जैसे पाकिस्तान में F-16 है, ये F-16 जिसको तो हमारा MiG-21 गिरा दिया था, ठीक है, हालांकि धोखे से गिरा दिया था, जान के नहीं गिराया। F-16 की ताकत बहुत ज़्यादा है, कितना MiG-21 को गिरा देगा वो, लेकिन वो जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में पीछे अभिनव साहब दौड़े, उन्होंने मारा तो लगी गया, तो वो गिर गया, आप खुद भी गिर गए उसके पीछे पीछे। ये तो वही हुआ जो मोटा आदमी को गिराना है तो गिर के चढ़ गया उसके ऊपर। अब मोटा आदमी इसलिए थोड़ी नहीं गिरा कि ताकत नहीं है उसके पास, तो बेचारा अनबैलेंस हो गया। तो हम यही बोलते हैं, देखो MiG-21 को हमने F-16 को गिरा दिया, हालांकि वो गलत फहमी है हमारी, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन हमने इससे क्या लिया, हमने लिया F-18 लिया, और दूसरा हमने इससे क्या मांग की, F-22 की। ये अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं, ये सुन लो यार, थोड़ा ध्यान से देख लो इधर। F-18 जो है, अब सुनो F-18 की खासियत क्या थी, हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, जो हमारे पास युद्धपोत थे, जिनको एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हो आप लोग, एयरक्राफ्ट कैरियर में दिक्कत क्या हो रही थी कि जो फाइटर जेट्स हैं उतरने में दिक्कत होती है, लैंडिंग में। जो देखो टेक ऑफ तो अलग चीज़ है, लैंडिंग अलग चीज़ है, लैंडिंग कराना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे पास वो तेजस तो था नहीं पहले, तो हम लोग इस वजह से F-18 लेना चाहते थे, हमने ले लिए ये, लेकिन हमने तेजस भी बना लिए हैं, तो अच्छी बात है, दोनों है हमारे पास। तो सोचे बीका एग्रीमेंट से हमें ऐसे ऐसे फाइटर जेट्स मिल गए जो दुनिया में देता ही नहीं इंडिया को कभी ये, तो बीका से ये निकल के आया। बीका के पास अभी 2+2 डायलॉग हुआ है, अभी 2022 में क्या निकल के आया ये याद रखिएगा। तो 2000 कितना बात करता है यार, मैं क्या पढ़ाऊं, पीछे वाले ध्यान रखना, ऐसे मत करो यार, बड़ी मेहनत लग रही है। तो 2022 में जो एग्रीमेंट निकला, कौन सा, यही 2+2 डायलॉग, इससे 4 चीजें निकल के आई। अब समझ लो क्या क्या निकल के आई। पहला, साइबर वॉरफेयर के लिए, जो साइबर वॉरफेयर, जो आकाश में लड़ाइयाँ होंगी, हमारे इजराइल अभी हमको सपोर्ट करता है। इजराइल क्या करता है, हमारे 500 सोल्जर्स को हर बार इजराइल बुलाता है, वहाँ उनको ट्रेन करता है साइबर वॉरफेयर के लिए। हम लोग अभी टेक्निकली बहुत पीछे हैं ना, अभी तो मोबाइल चलाना होता तो बुखार आ जाती है, ठीक है। मेरे पापा जी खुद ऑफिसर रहे हैं, 4 साल में बड़े मुश्किल से लैपटॉप सीखे चलाना, क्योंकि वो ऑफिसर जरूर हैं लेकिन उन्होंने कभी टेक्निकली नहीं साउंड रहे, हालांकि सीख गए फाइनली। तो लेकिन हम लोग अभी हैं, तो क्या करता है, तो अब हमें दिक्कत कहाँ आ रही थी, साइबर वॉरफेयर में। तो हमने क्या किया, अमेरिका ने बोला कि हम आपको साइबर से रिलेटेड सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, आपके बंदों को ट्रेन भी करेंगे, और आपको जितना भी साइबर वॉरफेयर के लिए इक्विपमेंट चाहिए हम आपको देंगे। दूसरा हुआ कि स्पेस रिसर्च, अभी गगनयान भेज रहे हैं, स्पेस रिसर्च में हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। ये 2 आइटम तो हो गए। अब तीसरा क्या, तीसरा ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है कि रसिया से जो वेपन्स ले रहे हैं ना, लेना बंद कर दे। भाई दुश्मन कौन है, रसिया ही है उसका, और इंडिया सबसे ज़्यादा उससे वेपन्स लेता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा रसिया से हम लेते हैं, फिर इजराइल से लेते हैं, फिर अमेरिका से लेते हैं। तो अमेरिका जानता है कि जो फाइटर जेट्स वगैरह वो तो हमसे ही लेगा, रसिया से तो खरीदेगा नहीं। रसिया से क्या लेता है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इस टाइप की चीज़ लेता है। तो अमेरिका चाहता है कि रसिया से इसकी खरीदारी कम हो जाए, और खरीदारी कब कम होगी इंडिया की, तब जब इंडिया खुद बनाने लगेगा। इंडिया खुद कब बनाएगा, जब इंडिया के पास टेक्नोलॉजी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। देखो अमेरिका डुअल गेम खेल रहा है, अमेरिका चाहता है कि इंडिया रसिया की डिपेंडेबिलिटी कम जाए। तो उसके लिए ज़रूरत क्या है कि आप हमको इंडिजिनस प्रोडक्ट बनाने दो और हमको टेक्नोलॉजी दो, पैसे दो। हमने बोला भाई हमको पैसे दो, हम नहीं लेंगे रसिया से। उसने बोला यस आई विल गिव यू। तो ये 2+2 डायलॉग से क्या निकल के आया, उसने बोला कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा आपको इंडिजिनस, अपने भारतीय, इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, इंडियन ऑरिजिन का, इंडिया भारत अपनी दम पे बनाएगा। इंडिया अगर बनाएगा तो उसके लिए सबसे पहला क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लगता है, पैसा लगता है, टेक्नोलॉजी लगती है। आप कौन देगा, आप दोगे। बोला यस आई विल, मैं दूंगा। अमेरिका रेडी हो गया। दूसरा हमने बोला कि भाई हमको रॉ मटेरियल भी चाहिए, बोला हम वो भी देंगे। तो सोचिए, मतलब हमने 4 चीज़ें अमेरिका से ली इस 2+2 डायलॉग से। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा टेक्नोलॉजी, चौथा पैसा। ये 4 चीज़ें तो एक साथ हो गई। 5वां साइबर वॉरफेयर, और छठा है रिसर्च। रिसर्च कौन सा, स्पेस रिसर्च। तो देखिए 4 बातें अगर आपको ध्यान आएंगी तब जाके आप समझ पाओगे कि आखिर IR होता क्या है। ये जो 2+2 डायलॉग है ना, याद रखिएगा, बिटवीन
फॉरेन मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया और अमेरिका दोनों होते हैं। और अभी याद रखिएगा हम क्या करने वाले हैं, ब्रिटेन के साथ भी 2+2 डायलॉग करने वाले हैं। ब्रिटेन के साथ अभी ब्रिटेन में जो ट्रेस बनी है प्राइम मिनिस्टर, उसके बीच और हमारे मिनिस्टर्स के बीच में 2+2 डायलॉग होंगे, वहाँ भी हम चाहते हैं। उसका रीज़न क्या है, हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। अभी आपने देखा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किससे किससे किया है, FTA। अब इसको बारे में भी सुनिए, FTA इसको क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये देखिए ये बहुत जरूरी चीज है FTA। FTA का मतलब होता है ना हम कोई टैक्स लेंगे ना कोई टैक्स देंगे, ठीक। तो हमने देखो नेबरिंग कंट्री जो हमारी नेबरिंग है, नेबरिंग कंट्री, ठीक है। तो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है जितनी भी है, इनसे तो हमारा पहले ही था, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, या श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, मालदीव हो, इन सब से हमारा FTA है। मतलब हम इनसे कुछ लेते नहीं है टैक्स, और बल्कि हम दे देते हैं इनको, क्योंकि गरीब देश हैं बेचारे, इनसे क्या लेना। अब नेपाल से तुम क्या लोगे, गरीब आदमी बेचारा मोमोज बेच के जिंदा है, तो उसको मोमोज हम लोग खा लेते हैं इसी वजह से कि भाई जिंदा रहो, हो ना, ठीक है भाई। ये बताओ चौकीदारी, मोमोज और ये सब बंद कर दें, नेपाल भूखा मर जाएगा। अब नेपाल कोई सामान देगा तो हम बोलेंगे क्या तुमसे ले यार, छोड़ो तुम ही ले लेना। श्रीलंका बोला है, खुद ही मरा जा रहा है बेचारा। म्यांमार एक का 16 रेट है, पता है आपको। 100 रुपये लेके जाइए म्यांमार, 1600 रुपये हो जाएगा। तो हम लोग कभी के म्यांमार घूम आए, लेकिन अब वीज़ा पासपोर्ट लेना पड़ेगा। भूटान जाइए, भूटान में भी यही है। तो गरीब देश हैं, लेकिन अभी हमने किया है, याद रखना ये क्वेश्चन आपसे ये आएगा। अभी सबसे पहले हमने किसी फॉरेन कंट्री में जो किया है UAE से किया है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको कब किया हमने, पहला देश हमारा है UAE। ही वॉज द फर्स्ट फॉरेन, मतलब ये नेबरिंग कंट्री को छोड़ के UAE इसलिए किया कि UAE में जो 40% पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन है। अब UAE में मान लीजिए इंडिया से कोई सामान जाएगा तो क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा FTA कर क्यों रहे हैं, अगेंस्ट टू चाइना। अभी सुनिए, सुन लो भाई, चाइना का सामान अभी सस्ता है, हमारा सामान महंगा है। चाइना का सामान सस्ता है, क्यों सस्ता है, क्योंकि भाई उसके पास चीप लेबर है और हमारे सामान में टैक्स भी लगता है। अब क्या होगा कि हमारे सामान में टैक्स नहीं लगेगा, चाइना टैक्स देगा, तो चाइना का सामान महंगा हो जाएगा, हमारा सामान सस्ता हो जाएगा। जैसे समझना बात को, UAE है, UAE में चाइना लीजिए कोई सामान आता है 11 रुपीज का, 11 में 4 रुपये टैक्स लगेगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, है। हमारा सामान मान लीजिए 12 रुपये में आ रहा है, तो 12 में आ रहा है तो 12 ही तो हमारा बिकेगा ना, टैक्स कोई लगना नहीं है, तो हमारा सामान सस्ता हुआ। तो जो चाइना बेच रहा था सस्ते की वजह से, अब चाइना का सामान UAE में महंगा बिकेगा और हमारा क्या होगा, सस्ता बिकेगा, तो हमारा सामान ज़्यादा बिकेगा ना, तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा इंडियन पीपल्स भी हैं, मेड इन इंडिया की ब्रांड वैल्यू भी है। चाइना को तो कहा जाता है चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो चाइना का सामान यही है, शाम तक। चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं है। मैं एक बार लेने गया तो मैंने बोला कि भैया ले तो जा रहा हूँ, चले। बोला भैया एक बार मैं इतना महंगे से अपने भतीजे के लिए हवाई जहाज लेके गया, मेरा मैंने उड़ाया, हेलीकॉप्टर एक बार उड़ाया, नीचे गिरा धड़ाम, 1600 खत्म। मैंने बोला बेटे फिर दोबारा 3 ले गया, तीनों की कहानी जस्ट मेक इन चाइना। तो मैंने बोला अब रियल हवाई जहाज खरीदना, अब उसके बाद नहीं तो ये है चाइना। मेक इन इंडिया की प्रोडक्ट की वैल्यूबिलिटी है बहुत अच्छी है। मेक इन इंडिया ब्रांड जो है, मतलब ये अमेरिका तक में बिकता है यार। MNC हमारी जो डेयरी मिल्क प्रोडक्ट सारे मिल जाएंगे आपको, अमूल के प्रोडक्ट सारे मिल जाएंगे आपको, है ना, अमूल वगैरह के प्रोडक्ट आपको, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मिलते हैं इंडिया के, ठीक है। तो ये है UAE वाज द फर्स्ट स्टेट जिसके साथ हमने क्या किया, FTA किया। दूसरा कौन है, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया में कोई भी सामान जाएगा उसमें कोई टैक्स नहीं लगने वाला, और वहाँ से कोई सामान आएगा उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी कोयला के बारे में बताऊँ, जो कोयला ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं कोयला, और कोयला वहाँ का जो कंपनी का मालिक कौन है, अडानी ही है, गौतम अडानी, जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा रिच पर्सन हो गया है, ठीक है। वहाँ भी एंथ्रेसाइट कोयला मंगाते हैं ना अपने मेटल्स को पिघलाने के लिए, तो वो अडानी ही बेचता है। लेकिन अडानी नहीं है वो, उसने खरीदा है, वो ब्लॉक खरीदा है, अब दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, हम लोगों ने इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लेगा हमसे, तो ये सब फायदे हो जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो क्वेश्चन आता है कि तीसरा कौन सा देश है जिससे करने वाले हैं, वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में अभी जो थर्ड देश होगा, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन जो थर्ड देश है हमारा ब्रिटेन, ये देखिए। अच्छा, ब्रिटेन के बाद किससे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ईयू से। ईयू क्या होता है, यूरोपियन यूनियन। ईयू समझते हो, अब सुनोगे तब तो समझोगे। ईयू, यूरोपियन यूनियन, कितने देश हैं, टोटल 27 कंट्री है, याद रखना। जैसे नाटो पूछेगा, यू ही पूछेगा, लिख लो भाई, नाटो में टोटल कंट्री 30 कंट्री। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मैं पढ़ाऊंगा तब आएगा। इसको क्या बोलोगे, नाटो, दिस इज नाटो। ये कब बना था, ये भी लिख लो, 1949। इसको ये भी लिख लो, अगेंस्ट टू यूएसएसआर, अगेंस्ट टू यूएसएसआर। ये देखो टोटल कितने देश हैं, 30 देश हैं, लिख लो, ये सब काम आएगा तुम्हारे। नॉर्थ एटलांटिक, मैं बोल रहा हूं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपने लिख लिया। और ये कब बना था, 1949, टोटल 30 कंट्रीज, ठीक है। और याद रखना ये किसके बना, अगेंस्ट बना था, यूएसएसआर के अगेंस्ट। और भी न्यू कंट्री कौन सी ऐड हो रही हैं, स्वीडन एंड, लिख लो, स्वीडन एंड फिनलैंड, स्वीडन एंड फिनलैंड इंक्लूडिंग, होने वाली है, अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो अभी हो जाएंगी, अभी है नहीं भाई, अभी 30 ही हैं। और सुनो, यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, ईयू लिख लो, ईयू में 27 कंट्रीज हैं। नहीं, ये तो बिजनेस के लिए है ना, यूरोपियन यूनियन अगेंस्ट नहीं बना है। यूरोपियन कंट्री जो है, अच्छा यूरोप में तो टोटल जो कंट्रीज हैं वो टोटल 49 कंट्री हैं। उसमें से जो कंट्री यूरोपियन यूनियन में एक साथ, यूरो ग्रुप जिसको बोलते हो, जहां की करेंसी क्या है, यूरो है। अभी तुमने देखा ना, ब्रेक्जिट कर गया कौन, ब्रिटेन। पहले यूरोपियन यूनियन में था ब्रिटेन, लेकिन वो ब्रेक्जिट कर गया। ब्रेक्जिट करना मतलब यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। तो आपको पता है वहाँ की करेंसी पाउंड है, यहाँ की यूरो है। अभी तक क्या था कि यूरोपियन यूनियन इसलिए बनाया गया था कि एक साथ बिजनेस करेंगे, कोई किसी को टैक्स नहीं देगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ उल्टा, अब ब्रिटेन को लॉस होने लगा, तो ब्रिटेन ने अलग हो गया। अब क्या करेगा, ब्रिटेन अलग, यूरोपियन यूनियन अलग, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज हैं, बस इतना ध्यान रखना है। और हम नेक्स्ट जो बिजनेस करेंगे, पहला तो हम एफटीए कर रहे हैं, ब्रिटेन से कर रहे हैं, देन यूरोपियन यूनियन से करेंगे, फिर कनाडा से करेंगे, अब फिर हो सकता है अमेरिका से भी हो जाए, ठीक है। तो इससे ये क्यों किया जा रहा है, ये सब चाइना को मारने के लिए। तो चाइना ने जो नरक मचा के रखा है भाई, एंटी डंपिंग करता है। देखो है क्या चाइना, चाइना एक ऐसी कंट्री जहाँ चीप लेबर है। चीप लेबर क्यों है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ बोलते हैं, आईएलओ, जो सबसे पहले दुनिया में बना था, 1919 में बना था। अब इसके बाद यूएनओ में शामिल हो गया 1945 में। उसकी गाइडलाइन हर देश मानता है, हमारा देश खुद मानता है। हर साल बोला जाता है, अभी जैसे बोला जाता है 500 रुपये मिनिमम डेली मजदूर को आपको देना कंपलसरी है। 18,000 सरकारी को देना होगा, और प्राइवेट को मिनिमम सैलरी 14,000। ये आईएलओ की गाइडलाइन है। समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा। अगर लड़की और आदमी काम कर रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं कि लड़की है इसलिए कम दोगे, और लड़का है तो जेम्स बॉन्ड है, सोने का गुच्छा लेकर पैदा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। फिर मैटरनिटी लीव पे देखो कि लेडीज प्रेग्नेंट होती है, उसको भगा दिया जाता है काम, कि काम अब आना जमाना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको देना पड़ेगा मैटरनिटी लीव। अभी देखो आदमियों को भी देना, चाइल्ड केयर लीव देने की बात चल रही है कि कुछ दिन भाई पोटी दोनों सोच देखे ना मजा क्या होता है। अकेले माँ का लड़का है क्या, वो बाप का भी योगदान होना चाहिए। कुछ दिन टॉयलेट तुम साफ करो, कुछ दिन माँ साफ करे, योगदान बराबर हो, ठीक है। तो ये अभी होने वाला है। तो ये सब कहाँ से गाइडलाइन आती है, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। जब आपको पढ़ाऊंगा यूएनओ, उसमें आएगा। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये 1990 में बना था, इसका हेड ऑफिस जेनेवा में है, और ये 1945 में इसको यूएनओ में शामिल कर दिया गया। तो चाइना ऐसी गाइडलाइन को मानता ही नहीं है, जो मन करता वो करता। कहो 1000 आदमी इतने बड़े कमरे में फैक्ट्री चला रहे हैं, मजदूरी काम 8 घंटे अपने देश में होता है, 4 घंटे जो एक्स्ट्रा होगा वो ओवर टाइम होगा। वहाँ पे कुछ नहीं है, 12 घंटा आम बात है, मिनिमम काम 12 घंटे, 4 घंटे 16 घंटे, 16 घंटे काम करा रहे हैं। 1000 आदमी काम कर रहा, कोई नेचुरल कोई कंडीशन नहीं, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ फैसिलिटी है, ना कोई जीपीएफ पीएफ, ना कोई तरीका। तो क्या होगा, चीप लेबर है वहाँ, सस्ता श्रम मिल जाता है, सस्ता मजदूरी सबसे कठिन होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो कंपनियों को बोलता है कि पूरा लगा लो, सस्ते दामों में बेचो, जो प्रॉफिट हो हमको देना। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में प्रॉपर गाइडलाइंस है। तो इंडिया का सामान महंगा होता है, वहाँ सस्ता होता है,
इंडिया में रॉ मटेरियल पे काम नहीं हुआ। देखो हमारे देश की कमी क्या है, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हमारे देश ने क्या किया, सेकेंडरी और टर्सरी में काम किया लेकिन प्राइमरी में नहीं किया। अब प्राइमरी क्या होता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। आखिर ये बताओ, कुछ भी बनाओगे कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल हम लोग तैयार नहीं कर पाते, तो हम किस पे डिपेंड हो गए, चाइना पे। चाइना के पास कच्चा माल भी है, सस्ता लेबर भी है, एनर्जी भी है और वो पैसा भी है। तो तीनों मिला के आज डंपिंग करता है, एंटी डंपिंग इसको बोला जाता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। कैसा लगा, मजा आया, कुछ समझ में आया? देखो यही IR कहलाता है भाई मेरे, SSB में भी काम आएगा दुनिया में। करंट आपका गलत एक क्वेश्चन नहीं होगा, और SSB के लिए तो वरदान है ये सब चीजें। और दुनिया का कोई भी बात करोगे तुम्हें दुनिया में समझ में आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, जिससे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स क्लियर हो गया। IR तो होना ही होना है। और हम अभी तो बहुत शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं तुमको, अभी जब एक ब्रॉड एस्पेक्ट आएगा, पर्टिकुलर कंट्री टू कंट्री बताएंगे, तब समझ में आएंगे दुनिया क्या है और कैसे करना है। ठीक है, फिर चलो फिर कोऑपरेट करो। थैंक यू। बहुत चिल्लाना पड़ता है आज के दिन, इससे ताकत ज़्यादा लगती है। मैं